मालूम तो है क्या कुछ लोगों को? हाँ हाँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, सो दिस इज लेक्चर नंबर 6 ऑफ मैथमेटिक्स। लेक्चर नंबर 6 ऑफ मैथमेटिक्स। बट जो लोग 12th जून से ज्वाइन कर रहे हैं, आज जिनका डे नंबर 1 है, उनके लिए दिस इज लेक्चर नंबर 1। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन दो लेक्चर नंबर 6 ओवरऑल, लेक्चर नंबर 1 फॉर देम। जो भी ये 5 लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है वो इजीली कवर हो सकता है। मैं आपको वापस भी सिखा सकता हूं। समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि नहीं सर, हम ये कंप्लीट करके ही आगे जाएंगे, हमें कुछ पोस्टपोन नहीं करना है, बाद में नहीं करना है। तो ये 5 लेक्चर जो इसके पहले हो चुके हैं वो यूट्यूब पे अपलोडेड है बच्चों। वो कहां पे अपलोडेड है? यूट्यूब पे अपलोडेड है। लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा प्रॉपर स्वप्निल पटनी यूट्यूब चैनल पे। ओके, प्लेलिस्ट मिल जाएगा 5th जून बैच करके। 5th जून बैच, आज 12 जून है, बराबर है ना? उसमें भी सैटरडे संडे छुट्टी था। तो 5 लेक्चर हो चुके हैं। जो लोग आपके आजू बाजू में बैठे, राइट, वो बता सकते हैं आपको। एंड फर्स्ट चैप्टर ही चालू किया था हमने, बेसिक चैप्टर। ठीक है, तो जो लोगों ने 12 जून से ज्वाइन किया है, आज जिनका फर्स्ट डे है, बिल्कुल भी डरो मत, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, एवरीथिंग विल बी एट प्लेस। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, सिर्फ 2-3 दिन में यू विल बी विथ अस। नेक्स्ट चैप्टर चालू होते ही, समझ रहा है ना? वैसे भी कोई प्रॉब्लम, नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट सब बीट। जैसे अभी समझो अपना प्रोपोर्शन चल रहा है, प्रोपोर्शन के बाद में लॉगरिथम स्टार्ट करने के बाद वो तो सबके लिए ही नया है, सबके लिए ही पहली बार ही है ना वो। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? तो आप अगर आपको लगता है थोड़ा सा कंफर्ट और चाहिए, तो आप आज के लेक्चर सब खत्म होने के बाद में मैथ्स का यूट्यूब का लेक्चर नंबर 1 अटेंड कर लेना, ताकि आपको सिलेबस के बारे में, सबके बारे में क्लैरिटी आ जाएगी, कितने चैप्टर्स है एंड क्या। मैं किसके लिए बात कर रहा हूं? ये जो लोगों ने आज से ज्वाइन किया है। समझ रहा है बच्चों? जो लोगों ने 12th जून से ज्वाइन किया है उनके लिए नो डाउट थोड़ा अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा राइट ज्यादा सिलेबस हुआ रहेगा, तो वो रिस्पेक्टिव टीचर्स आपको बताएंगे कि कैसे इस बैच के साथ आपको, बराबर है ना, सब कुछ पढ़ाया जाएगा ये बैच में। ऑब्वियसली दिस इज अ न्यू बैच कंप्लीटली, तो तुम्हारे लिए सिलेबस कंप्लीट करना ही हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है 12 जून बैच के लिए भी। समझ रहा है क्या? बट वो कैसे, बट मैथ्स में अब ये एडवांटेज ये है कि अपना बैच ही अभी चालू हुआ है कुछ दिन पहले। समझ रहा है क्या आपको? ये द एडवांटेज विथ मैथमेटिक्स इज अपना बैच ही मैथ्स का, ओके, 5 जून को चालू हो चुका है। समझ रहा है क्या? तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। ठीक है, तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। जो लोगों का डे नंबर 1 है, बिल्कुल एकदम कंफर्टेबल रह के आप लेक्चर्स अटेंड करो। ओके, आज आपके पास एक नोटबुक तो रहेगा कम से कम, वो नोटबुक में लिखना चालू करो जो भी मैं आज सिखा रहा हूं। समझ रहा है क्या? एंड या मे बी एक कितना पेजेस हुआ है बाकी लोगों का? कितना पेजेस आपने लिखा है अभी तक बताओ? एक अराउंड कितना 20 to 25 पेजेस ब्लैंक छोड़ दो लगे तो। 20 to 25 पेजेस ब्लैंक छोड़ के उसके आगे लिखो। मतलब अभी तक जो कंप्लीट हुआ है वो आप वहां पे लिख पाओगे बाद में। ओके, अगर आप यूट्यूब पे करोगे तो वैसे अभी हाथों हाथ कंप्लीट हो जाएगा वो, नहीं तो बाद में होगा ही वैसे ही। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? फर्स्ट प्रेफरेंस आपको जैसे ही 2-2 घंटे के 5 लेक्चर अटेंड करना कोई बड़ी बात नहीं है। करेक्ट है या नहीं है? आप अगर चाहते हो कि चलो सर हमें कुछ भी पार्ट छोड़ के आगे नहीं जाना है, तो आप राइट ये लेक्चर्स कंटिन्यू करो साथ साथ में जो क्लास में चल रहे हैं। एंड इसके पहले के जो लेक्चर्स है वो आप यूट्यूब से कंप्लीट कर दो 5, यू विल कम एट पार माय फ्रेंड्स। फिर भी नहीं करना है, मैं आपको आगे का कैसे कवर करना है वो बता ही दूंगा। चलेगा बच्चों? यस, चलो फिर वी विल कंटिन्यू। हो सकता है कुछ लोग जो अभी मेरे सामने यहाँ पे ऑफलाइन मोड में है, ओके, और उनको मैंने कल उनको लगा था कि आज लेक्चर नहीं है, ओके, या ऐसा मैसेज करेक्ट इंटरप्रेट किया था, तो आज आप किसी भी नोटबुक में लिखो। अगर आपका नोटबुक नहीं है तो बाकी घर जाके Ctrl+C एंड Ctrl+V कर देना, चलेगा ना? राइट, कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप फिर, चलेगा बच्चों? राइट, बट नोटबुक अपना कंप्लीट चाहिए बच्चों, किसी भी हालत में नोटबुक कंप्लीट चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा आज मैं, राइट, क्योंकि अभी वैसे भी 12 o'clock आनंद सर का लेक्चर है एंड ऑल, मैं जानता हूं कि दिस बट अभी मैराथन लेक्चर में हमने कंप्लीट कर दिया है, राइट, जो जून 23 बच्चों के लिए। तो अभी अपना फुल फ्लेजेड अपन लेक्चर स्टार्ट कर देंगे अभी, चलेगा ना बच्चों? आई होप जो लोग 5 तारीख से है, राइट, मेरे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, 5 लेक्चर कर चुके हैं, नाउ दे आर क्वाइट कंफर्टेबल।
ओके जो लोग ऑफलाइन अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, वट एवर इज द केस, राइट, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। इनफैक्ट यहां पे हमने स्टडी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करना चालू कर दिया है। जो लोगों ने ऑनलाइन ऑप्ट किया है, लेट इट बी लाइव स्ट्रीम, लेट इट बी जीडी पीडी, वट एवर इट इज, ओके, आपको भी आपके घर पे नोट्स मिल जाएंगे। मैथ्स में आपको ये 4 बुक्स मिलने वाले बच्चों, ये मैथ्स में ये आपके 4 बुक है, बुक नंबर 1 2 3 4 जो भी कुछ है, ये 4 बुक्स है। उसमें ये सबसे पहला बुक है अपना, इसका नाम है डीडी। डीडी मतलब क्या? डेली डोज। क्या है ये? डेली डोज। तो डेली डोज, इसमें क्या किया है मैंने, DD1 ऐसे लिखा, DD1 में 20 क्वेश्चन है, DD2 में कितने क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन। ऐसे 20-20 क्वेश्चन के 100 सेट्स है, मतलब कितने एमसीक्यूज हो गए इसमें? 2000 एमसीक्यू हो गए। एंड इसमें राइट 20-20 क्वेश्चन के 154 सेट है। कितने हैं? 154। कितने सेट है ये? 154। इसका मतलब 154 इंटू 20 करो, कितना आता है? 3080। तो 3080 एमसीक्यू इसमें है, एंड इसमें 2000, मतलब 5080 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसमें, जिसका आंसर भी मैंने दिया हुआ है। सॉल्व करके नहीं, बट ABCD क्या आंसर है ये आपको यहां पे साथ में दिया हुआ है बच्चों, राइट। इसी बुक में मैंने आपको वो कुछ क्वेश्चन रफ वर्क करने के लिए स्पेस भी छोड़ा हुआ है। जैसे आप देखते हो हर जगह पे जहां पे भी आंसर दिया मैंने, उसके नीचे का स्पेस ब्लैंक है, तो ये ब्लैंक स्पेस यू कैन यूज फॉर राइटिंग द आंसर ऑफ दैट। समझ में आ रहा है क्या? ओके, आपको लगेगा सर सिर्फ एमसीक्यू दे रहे हो क्या? ये तो 2 बुक है, ओके। उसके बाद में और 2 बुक है, उसमें अब ये 2 बुक सेम ही है, बट इसमें अब मैंने कंसेप्ट यूज किया है जो अपन स्कूल में यूज करते हैं। एक बुक में मैंने पूरा भर के दिया हुआ है, जो कलर नोट्स है, आप देख रहे हो, ओके। तो यहां पे मैंने क्वेश्चन आंसर खुद सॉल्व करके दिया हुआ है। ये 380 पेज के नोट्स है बच्चों, एंड इसमें से ये अगर आप मास्टराइज कर दिए, अपना बैच एंड होने तक अपना टारगेट ये है कि सर इसमें से कोई भी वैरायटी का क्वेश्चन आने दो, हम सॉल्व कर सकते हैं। आपके 90 मार्क्स गारंटेड है बच्चों। कितना? 90 और मोर मार्क्स, प्रोवाइडेड 2-4 आप कुछ तो कैलकुलेशन एरर करोगे, ये मैं मान के चल रहा हूं थोड़ा बहुत, ये राइट, वो नहीं किया तो यू कैन स्कोर मोर देन दैट आल्सो। आर यू गेटिंग दिस? ये बुक में से मैंने अपना 19 साल का एक्सपीरियंस यूज करके हैंड रिटन नोट्स बनाए बच्चों। मैंने खुद से हाथ से ये सब कुछ लिखा हुआ है, 380 पेजेस। ऐसा कोई राइट कोई कॉपी पेस्ट वाला कंटेंट इसमें नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? इधर से उठा दिया, इधर से उठा दिया, ये कर दिया, सब कुछ मैंने आपके अपने हाथ से नोट्स बना के यहां पे दिए हुए। बट एंड इसी का एक कॉपी और आपके पास है, बट इसमें मैंने क्या दिया है, सिर्फ क्वेश्चन दिया है, आंसर के लिए स्पेस छोड़ा है, आंसर के लिए स्पेस छोड़ा है। तो आपको ये खुद कंप्लीट करना है फिर। समझ रहा है क्या? इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आया, आपके पास दूसरा बुक है ही। समझ है क्या आपको मैं क्या बोल रहा हूं? दूसरा बुक आपके पास है ही। आर यू गेटिंग दिस? एंड इन स्पाइट ऑफ दैट मैं यहां पे हूं। कौन से नोट्स कब रेफर करना है, कौन सा चैप्टर कब कंप्लीट करना है, कौन से डीडी कब सॉल्व करना है, मैं आपको ये क्लास में बताऊंगा। समझा बच्चों? अच्छा, ये डेली डोज में ना जो क्वेश्चंस दिए ना बच्चों, मैंने आपको 5000 से ज्यादा एमसीक्यू बोला है कि नहीं? मैंने इसको कोशिश की है कि इसमें आपको राइट ऐसे चैप्टर वाइज डायरेक्ट ये चैप्टर के एमसीक्यूज ऐसे समझे नहीं। भले ही बहुत जगह पे आपको मिलेंगे कि 20 के 20 क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन के है, 20 के 20 क्वेश्चन एपीजीपी के, ऐसा दिखेगा। बट कई सारे डीडीज मैंने मिक्स भी किए हुए, समझा ना, जिसमें 2 चैप्टर के क्वेश्चन है, 3 चैप्टर के क्वेश्चन है, ताकि क्या हो जाता है, अपने तीनों चैप्टर हो चुके हैं। समझो हमने क्लास में 3 चैप्टर कंप्लीट किए, मैं आपको बताऊंगा कि चलो भाई ये डीडी सॉल्व करो, तो उसमें से तीनों चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे। कहीं ना कहीं आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा कि नहीं? क्या होता है, कभी कभी हम लोग आगे जब चले जाते हैं, वो पहले का भूलना चालू कर देते। इंफॉर्मेशन गोज फ्रॉम आवर माइंड ऑन फीफो मेथड, बराबर है कि नहीं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन, रेशियो प्रोपोर्शन आउट, एपीजीपी इन, बराबर है कि नहीं? टाइम वैल्यू ऑफ मनी आउट, परमिटेशंस कॉम्बिनेशन इन, है कि नहीं? बाकी सब आउट, करेक्ट है नहीं तो बाकी और एक आधा चैप्टर ऐड, एक आधा कोई दूसरा टॉपिक रियल लाइफ का इन, एंड मैथ्स आउट, ऐसा ना हो जाए ना। इसलिए मैंने यहां पे जो आपको नोट्स दिए हुए, इसमें बहुत सारे चैप्टर का एमसीक्यू कवर हो जाए, इसी टाइप का दिया हुआ है। तो देखो बच्चों, ये 4 बुक मतलब 1500 से भी ज्यादा पेज के नोट्स आपके पास है, 5000 से ज्यादा एमसीक्यू विथ आंसर आपके पास है बच्चों। समझ में आ रहा है क्या? एंड ये सब कुछ हम लोग प्रैक्टिस करने वाले, समझ में आ रहा है कि आपको टिल द एंड ऑफ द बैच। तो मैं आपको जब नवंबर दिसंबर जब भी आपका एग्जाम होगा, उसके पहले मैं मैथ्स का आपको एक्सपर्ट बना दूंगा। ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? आपका काम है क्लास रेगुलरली अटेंड करना।
करेक्ट है। बाकी मेरा काम है विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी प्रिजुडिस इन योर माइंड, यू हैव टू अटेंड ऑल द लेक्चर्स। चलेगा बच्चों? जो लोग 12 जून को अभी ज्वाइन किए, आपको भी थोड़े ही टाइम पे आपको कंफर्ट आ जाएगा बच्चों। समझ में आ रहा है क्या? मैं कुछ मैथ्स मतलब ऐसा कुछ नहीं लेने वाला अभी आज की, बिल्कुल बिल्कुल आपको दिमाग में जाने ही नहीं वाला है। इट इज गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल। मैं प्रपोर्शन का कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं जो अपन स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। आप समझ रहे हो क्या बच्चों? जैसे मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि वी विल टीच इन द क्लासरूम एज इफ यू आर नॉट स्टडीड मैथमेटिक्स इन 11th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड। उसी टाइम, एंड जो लोग अटेंड कर रहे हैं उनको तो समझा ही होगा कि हम लोग बेसिक से सीखते हैं सब कुछ। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? तो एवरीथिंग विल बी टॉट राइट फ्रॉम द बेसिक्स, डोंट वरी एट ऑल माय फ्रेंड्स। चलो फिर कंटिन्यू करें हम लोग। इसके पहले हम लोग प्रपोर्शन का कुछ कंसेप्ट सीख रहे थे, एंड ये जो भी क्लास में हम लोग नोट्स बनाएंगे इसका कॉपी भी आपको मिल जाएगा। इसकी इनफैक्ट जरूरत भी नहीं रहेगी, आपके पास पूरे हैंड रिटन नोट्स है बच्चों। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? यस और नो? एंड सब कुछ हमें क्लास में कंप्लीट करना रहता है। आपके पास नोटबुक होना जरूरी है। जो लोग आज से लेक्चर अटेंड करना चालू किए, मैं उनको स्ट्रांग एडवाइस करूंगा कि एटलीस्ट आप पहला लेक्चर यूट्यूब का जरूर देखना। आज कौन सा लेक्चर? पहला लेक्चर, ताकि आपको एटलीस्ट कौन से चैप्टर से क्या है, मैथ्स क्या है, स्टैट क्या है, एलआर क्या है, वो समझेगा। चलेगा बच्चों? तो जो लोग ऑनलाइन भी अटेंड कर रहे हैं, प्लीज याद रखो एटलीस्ट यू हैव टू अटेंड, बोलो, फर्स्ट लेक्चर टुडे। उतना देख लेना, आप शाम को देख लेना, राइट? 2 घंटे के अंदर वो लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों ये? तो चलो फिर, शैल वी कंटिन्यू माय फ्रेंड्स? यस, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कंसेप्ट पढ़ रहे थे व्हेन 4 क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन एंड व्हेन 4 क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। बताओ मुझे, व्हेन 4 क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन कब होता है प्रपोर्शन में? बोलो। व्हेन रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म to second term is equal to ratio of third term to fourth term. Quantities are said to be in proportion. Quantities are said to be in proportion. But when quantities are said to be in continued proportion, बोलो, when ratio of first term to second term is equal to ratio of second term to third term is equal to ratio of third term to fourth term, ऐसा रहा तो quantities are said to be in continued proportion, my friends. याद रहेगा बच्चों? तो कैन आई से when 4 quantities are in continued proportion, when 4 quantities are in continued proportion, they are in proportion also, they are in proportion also. But when 4 quantities are in proportion, it is not necessary that they are in continued proportion. It is not necessary that they are in continued proportion. I hope you are getting this. कुछ याद रहेगा बच्चों? ये प्रपोर्शन, कंटिन्यूड प्रपोर्शन याद है क्या आपको ये? तो चलो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे आप लोग। चलेगा क्या बच्चों? एक बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। मैं आपको 4 क्वांटिटीज दूंगा। क्या दूंगा? मैं 4 क्वांटिटीज दूंगा आपको। ध्यान है क्या सबको? सबका ध्यान है इधर? मैं आपको 4 क्वांटिटीज दूंगा एंड आप मुझे सिर्फ 2 क्वेश्चन का आंसर देंगे मेरे। ध्यान दे रहे हो आप? वेदर क्वांटिटीज आर इन, whether quantities are in, whether quantities are in, पहला क्वेश्चन proportion, दूसरा क्वेश्चन whether quantities are in continued proportion। आपका आंसर yes और no के फॉर्म में होगा। चलेगा बच्चों? आपका आंसर किस फॉर्म में होगा? एस और नो में। मैं 4 क्वांटिटीज आपको दूंगा एंड उसके सामने आप 2 क्वेश्चन का आंसर देने वाले हो। वेदर 4 क्वांटिटीज आर इन प्रपोर्शन, वेदर 4 क्वांटिटीज आर इन, बोलो, कंटिन्यूड प्रपोर्शन। वेदर 4 क्वांटिटीज आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, वेदर 4 क्वांटिटीज आर इन प्रपोर्शन, वेदर 4 क्वांटिटीज आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। करेंगे बच्चों ये टेबल कंप्लीट हम लोग? Whether 4 quantities are in proportion, whether 4 quantities are in continued proportion। तो आपने को ये 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है बच्चों। चलेगा? ओके, चलो पहला है 8, 12, 18, 27। 8, 12, 18, 27 बोलो। Whether these are in proportion, whether these are in proportion, सोच के बताओ। What is the ratio of first term to second term? 2:3, second is to third 2:3, सिंपलेस्ट फॉर्म उसका 2:3 है। थर्ड इज टू फोर्थ 2:3, ये सब सेम है। तो आर दे इन प्रपोर्शन? यस। आर दे इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन? यस, दे आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन ऑल्सो। यस।
अच्छा, ये सेंटेंस आपको याद है क्या? इफ क्वांटिटीज आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, वो प्रपोर्शन में तो रहता ही है. इफ क्वांटिटीज आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, वो प्रपोर्शन में तो रहता ही है. बट इफ दे आर इन प्रपोर्शन, इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन. बट इफ दे आर इन प्रपोर्शन, इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन. समझ में आ रहा है? तो मतलब कंटिन्यूड प्रपोर्शन का आंसर यस आया, तो प्रपोर्शन में है क्या? उसका आंसर तो यस रहता ही है. बट अगर प्रपोर्शन वाले का आंसर यस आया, तो अगला नो भी रह सकता है. नहीं समझा आपको? ये पहले क्वेश्चन का आंसर यस आया, तो अगला नो भी रह सकता है. जैसे कि अब बताओ, 100, 200, 500, 1000. टेल मी, आर दे इन प्रपोर्शन? Yes. What is the ratio of first term to second term? 1:2. Third is to fourth, 1:2. But देखो second is to third का रेशियो 1:2 नहीं है. तो आर दे इन प्रपोर्शन? यस. आर दे इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन? नो. तो देखो बच्चों, आज जो ज्वाइन किए उनको भी समझ सकता है ये. ऐसा कोई बहुत ग्रेट काम है क्या ये? प्रपोर्शन एंड कंटिन्यूड प्रपोर्शन समझ रहा है आपको ये? ओके, देखो हमारे 18 चैप्टर्स है टोटल, उसमें से पहला चैप्टर है रेशियो, प्रपोर्शन, लॉग्स, इंडाइसेस. तो 17 चैप्टर्स अभी तक अनटच्ड है. पहला चैप्टर का पहले पार्ट में हम लोग. यस और नो? रेशियो एंड प्रपोर्शन पहले दूसरे पार्ट में अभी तक है हम लोग. दिस इज अ 6th लेक्चर इन टोटल. दिस इज अ 6th लेक्चर. एंड हमारा स्पीड बहुत स्लो है, आप भी जानते हो. यस और नो? चलो फिर नेक्स्ट. ए कॉमा ए बी कॉमा ABC, comma ABCD. Tell me, are they in proportion? Are they in proportion? What is the ratio of first term to second term? 1:B. A cancel होगा ना यार? 1:B. What is the ratio of second term to third term? 1:C. 1:C. AB cancel हो जाएगा. What is the ratio of third term to fourth term? 1:D. ये तो तीनों आंसर अलग अलग है. तो आर दे इन प्रपोर्शन? नो. आर दे इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन? नो. सवाल ही नहीं उठता प्रपोर्शन कंटिन्यूड प्रपोर्शन का. यस और नो? नेक्स्ट, 1, 3, 5, 7. आर दे इन प्रपोर्शन? आर दे इन प्रपोर्शन? व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म? 1:3. सेकंड टू थर्ड 3:5. थर्ड टू फोर्थ 5:7. ये तीनों रेशियो अलग अलग है. तो आर दे इन प्रपोर्शन? नो. आर दे इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन? नो. I hope you are getting this. Next, 18, 20, 90, 100. Tell me, are they in proportion? Are they in proportion? Yes. What is the ratio of first term to second term? 9:10. Very good. Third is to fourth term 9:10. But second is to third 9:10 है क्या? नहीं है. तो वो proportion में है, but continued proportion में नहीं है. कंटिन्यूड प्रपोर्शन में नहीं है. डू यू एग्री? नेक्स्ट, 5, 10, 20, 40. टेल मी, आर दे इन प्रपोर्शन? आर दे इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन? Yes, they are in proportion as well as in continued proportion. Quantities are in proportion as well as in continued proportion. याद रहेगा क्या बच्चों? Next, okay, 22, 44. हाँ चलो बोलो, are they in proportion? Are they in continued proportion? No, they are not in continued proportion. समझ में आ रहा है सबको ये? Next, A, comma AX, comma AX square, comma AX cube. Tell me, what is the ratio of first term to second term? 1:X. A तो कैंसिल हो गया ना बेटा? 1:X. Second term to third term 1:X. AX कैंसिल हुआ. What is the ratio of third term to fourth term? A is to, हाँ बोलो, AX square is to AX cube. तो AX square कैंसिल हो जाएगा. तो क्या बचेगा? 1:X. तो आर दे इन प्रपोर्शन? Are they in continued proportion? Yes, they are in continued proportion also. समझा क्या? Next, K cube, K का power 5 and K का power 7. Are they in proportion? Are they in proportion? Yes. Are they in continued proportion? Yes. What is the ratio of first term to second term? 1:K square. Second term to third term 1:K square. Third term to fourth term 1:K square. That means all these terms, all these ratios are same. So they are in proportion as well as continued proportion. Proportion as well as continued proportion. A, comma AX. B,
comma bx. Tell me, are they in proportion? Are they in proportion? Yes. What is the ratio of first term to second term? 1 is to x. Third is to fourth, 1 is to x. But second is to third का रेशियो कुछ अलग ही है. ax is to b, ये तो अलग है. तो पहला क्वेश्चन था आर दे इन प्रपोर्शन, का आंसर क्या है? यस. आर दे इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन? नो. अब बताओ बच्चों, प्रपोर्शन का कंसेप्ट क्लियर है? चलो मुझे वापस बताओ. व्हेन पी क्यू आर एस आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन, आंसर दो. When P is to Q is equal to R is to S. PQRS are said to be in proportion. When PQRS are said to be in continued proportion. बोलो. When P is to Q is equal to Q is to R is equal to R is to S. They are in continued proportion. तो चलो मैं एक सेंटेंस लिख के देता हूं आपको और थोड़ा क्लैरिटी के लिए. राइट डाउन. PQRS are said to be in. PQRS are said to be in. लिख रहे हो क्या बच्चों? Are said to be in. PQRS are said to be in करके मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं. देख रहे हो आप? PQRS are said to be in proportion. PQRS are said to be in, बोलो, proportion. कब? बोलो, if. बोलो, are said to be in proportion. बोलो, if P is to Q is equal to R is to S. Do you agree, my friends? They are said to be in proportion. And PQRS are said to be in, बोलो, continued proportion. PQRS are said to be in, बोलो, continued proportion. If, बोलो मेरे भाई, P is to Q is equal to Q is to R is equal to R S to S. I hope you are understanding this. So when four quantities are in continued proportion, they are in proportion also. Do you agree? And when four quantities are in proportion, it is not necessary that they are in continued proportion. मेरे ख्याल से कंसेप्ट बहुत क्लियर है अभी. यस. तो फोर क्वांटिटीज के केस में प्रोपोर्शन एंड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मीनिंग समझा क्या आपको? फोर क्वांटिटीज के केस में समझा क्या बेटा? प्रोपोर्शन एंड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलो बेटा. हाँ लेके आओ जाओ. ओके, प्रोपोर्शन एंड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन समझा क्या आपको ये? ओके. अच्छा अभी नेक्स्ट लिखो. राइट डाउन. व्हेन गई बाहर गई है, बुक लेके वापस आएगी. हाँ चलेगा? ये लड़की बाहर गई है, उसका कुछ तो बुक कहीं तो भूल गई है, वो वापस लेके आएगी. ठीक है? किसी को कुछ प्रॉब्लम? यस, वेरी गुड. है कि नहीं? कुछ कुछ लोग देख रहे हो, अरे बाप रे बाहर गई, अब आएगी कि नहीं, कैसे होगा, नहीं आएगी तो. देखो आ भी गई. ठीक है? अभी थोड़ा मन को शांति मिल गई. ठीक है, लिखो अभी. है कि नहीं? अपने को कोई लेना देना नहीं है, फिर भी अपने को चिंता जरूर रहती है कि नहीं? बराबर है ना? ह्यूमैनिटी रहेगी ना तुम्हारे में, वो ह्यूमैनिटी की बेसिस पे रहेगा ना. है कि नहीं? अदरवाइज कोई चिंता नहीं है ना. ओनली ह्यूमैनिटी ग्राउंड है ना, और कुछ भी नहीं है ना. नहीं पक्का? यस. ओके चलो करें कंटिन्यू. कैसे मतलब देखो ना लोग कैसे रहते हैं. ओके समझो एक लड़की इधर से एंटर कर रही है और मैं इधर हूं, बॉय इधर, लड़का सामने. अब लड़की आइडियली लड़का इधर देखना चाहिए ना पहले तो. अच्छा दरवाजा खुल गया इसलिए नजर गई, नेचुरल है, किसी के साथ भी हो सकता है. बराबर है कि नहीं? उधर देखेगा, तुरंत उसने एक सेकंड में इधर आना चाहिए ना वापस. बराबर है कि नहीं? तो पहले उधर देखता है, फिर लड़की ऐसे सामने से जा रही है इधर तक, तब तक देखता है कि नहीं? अच्छा ये इसके बीच में मैं भी आया बीच में, बट देखा नहीं बिल्कुल भी. है कि नहीं? मतलब इधर जाते लड़की मेरे सामने से पास हो गए ना, तब मैं भी था ना बैकग्राउंड में, बिल्कुल नहीं देखा. है कि नहीं? ऐसे देखा, ऐसे. है कि नहीं? फिर बैठ गए, फिर अब बैठ गए. है कि नहीं? फिर कि नहीं, कुछ लोगों के तो मतलब आंखों में वो स्कैनर ही रहता है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? ऐसा मतलब तुरंत वो ऐसा डायमेंशन ही आते रहेंगे. है कि नहीं? ऐसे टिक 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 टिक, वन गर्ल फाउंड, वन ऑब्जेक्ट फाउंड. है कि नहीं? 5 फीट 7 इंचेस. है कि नहीं? ऐसा ऑटोमेटिक आंखें मेजरमेंट करती रहेगी कुछ लोग. है कि नहीं? पता नहीं और क्या क्या मेजरमेंट करते हैं. ओके चलो ध्यान दे रहे हो क्या यहाँ पे? राइट डाउन. व्हेन A, B, C are said to be in
when ABC are said to be in proportion or continued proportion. When ABC are said to be in proportion or क्या क्वेश्चन है बोलो? Continued proportion. When ABC are said to be in proportion or continued proportion. ध्यान है बच्चों सबका? ओके, सब लोग अच्छे से ध्यान दो यहां पे. If A is to B is equal to B is to C. If A is to B is equal to, बोलो क्या है? B is to C. इसका मतलब फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म का रेशो, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म का रेशो सेम है. देन ABC आर सेड टू बी. अच्छा बताओ, प्रपोर्शन है कंटिन्यूड प्रपोर्शन? प्रपोर्शन है कंटिन्यूड प्रपोर्शन? तो सुनो मैं क्या बोल रहा हूं. तीन टर्म के केस में प्रपोर्शन मींस कंटिन्यूड प्रपोर्शन, कोई फर्क ही नहीं इसमें. समझा या नहीं? तीन टर्म के केस में प्रपोर्शन में है मतलब ही वो कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है, एंड कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है मतलब ही वो प्रपोर्शन में. बट चार टर्म के केस में ऐसा था क्या? नहीं. चार टर्म के केस में कोई टर्म्स ऐसे भी रहते थे कि वो प्रपोर्शन में है बट कंटिन्यूड प्रपोर्शन में नहीं है. अगर A is to B एंड C is to D सेम है तो वो प्रपोर्शन में था, बट साथ साथ में अगर इट इज इक्वल टू B is to C ऑल्सो तो वो क्या आता है बोलो? कंटिन्यूड प्रपोर्शन. बट तीन टर्म के केस में ऐसा कोई सीन नहीं है. वो प्रपोर्शन एंड कंटिन्यूड प्रपोर्शन का मीनिंग इज वन एंड द सेम. तो इफ A is to B is equal to B is to C. समझा क्या आपको ये? देन ABC आर सेड टू बी इन, बोलो ABC आर सेड टू बी इन, बोलो कंटिन्यूड प्रपोर्शन. यस और नो? एंड और क्या बोलो? प्रपोर्शन. कंटिन्यू प्रपोर्शन में भी बोल सकते हैं, और या बोलो क्या बोल सकते हैं? प्रपोर्शन में है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग. यस, और कंटिन्यू प्रपोर्शन, या तो यहां पे और लिखता हूं, और प्रपोर्शन में है ऐसा भी लिख सकते हैं. अच्छा, मैं सिर्फ A is to B is equal to B is to C, इसको मैं दैट इज A by B is equal to B by C ऐसे किया तो चलेगा क्या? दैट इज B square is equal to AC चलेगा क्या? बताओ. चलेगा. And then ABC are said to be in proportion. So tell me my friends, when three quantities are said to be in proportion, theoretical answer दो. When three quantities are said to be in proportion, बोलो. If ratio of first term to second term is equal to ratio of third term to fourth term. ऐसा है क्या? नहीं. चार क्वांटिटी की बात हो गई यहां पे, अभी यहां पे तीन क्वांटिटी की बात चल रही है. When ratio of, बोलो, first term to second term is equal to ratio of second term to third term, three quantities are said to be in proportion. Three quantities are said to be in proportion. समझा क्या? पक्का बच्चों? Write down. If ratio of first term to second term, ratio of first term to second term is equal to, ratio of first term to second term is equal to, बोलो, ratio of, बोलो, second term to third term, second term to, बोलो, third term. If ratio of first to second term is equal to ratio of second to third term, then, बोलो मेरे भाई, then three quantities are said to be in proportion. Three quantities are said to be in proportion. So if ratio of first term to second term is equal to ratio of second term to third term, three quantities are said to be in proportion. समझा क्या बच्चों? ये इजी था कि नहीं अभी तक ये सब? तो तीन क्वांटिटीज कब प्रोपोर्शन में है, चार क्वांटिटीज कब प्रोपोर्शन में है, कब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, समझा क्या आपको ये? ओके, क्वांटिटीज. और एक सिंपल क्वेश्चन यहां पे बता रहा हूं, ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? क्वांटिटीज A B C D E F G H are said to be in continued proportion. Are said to be in, बोलो, continued proportion. Are said to be in continued proportion. कब? If, आप ही बताओ मुझे. A is to B is equal to B is to C is equal to C is to D. आगे समझाई होगा आपको, करो कंप्लीट. समझा क्या आपको? ये is equal to D is to E is equal to E is to F is equal to F is to G is equal to
G is to H. ऐसा रहा तो quantities are said to be in continued proportion. Quantities are said to be in continued proportion. I hope you understood, my friends. When quantities are said to be in proportion, when quantities are said to be in continued proportion. Clear है क्या? And जब 7-8 टर्म रहा तो they will talk only about continued proportion. They will talk only about continued proportion. I hope you are understanding this. यहां तक एकदम क्लैरिटी है? जो लोग जिंदगी में पहली बार मेरा कोई लेक्चर अटेंड कर रहा है उसको भी समझना चाहिए क्या है? समझना चाहिए कि नहीं, आप बताओ मुझे. When quantities are said to be in proportion and continued proportion. Is that clear? जो लोगों को 12 जून आज आप मेरा पहला लेक्चर अटेंड कर रहे हो, मेरा सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना है. आज कौन सा इंस्ट्रक्शन? आज आप कल का लेक्चर मेरा अटेंड करने के पहले आप आज क्या देखोगे? फर्स्ट लेक्चर देखोगे, उतना ही. समझ रहा है क्या? फर्स्ट लेक्चर देख लोगे, आपको ऑटोमेटिक कंफर्ट आ जाएगा बच्चों. समझा क्या? फर्स्ट लेक्चर कहां मिलेगा? वो यूट्यूब पे, स्वप्निल पटनी यूट्यूब चैनल पे 5 जून लेक्चर नंबर 1 बाय विनोद रेड्डी ऐसा सर्च करने का. समझता है क्या? आपको मिल जाएगा. उससे जस्ट मेरा पर्पस उसका इतना है कि आपको चैप्टर के नाम वगैरह अच्छे से समझे, अपना क्या स्ट्रैटेजी रहने वाला है थ्रू आउट द बैच वो समझने के लिए. समझ रहा है क्या? अदरवाइज ये आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सिखाने के लिए, वो समझाने के लिए आपको मुझे कोई फर्स्ट लेक्चर की जरूरत नहीं है. चलो यहां तक क्लैरिटी है बच्चों? ओके. और एक छोटा सा टेबल हम कंप्लीट करेंगे. ध्यान दे रहे हो आप लोग? मैं यहां पे क्वांटिटीज दूंगा आपको. कुछ क्या दूंगा? एंड मैं बता रहा हूं कि दीज क्वांटिटीज आर इन प्रपोर्शन. ये मैं क्वांटिटीज आर इन प्रपोर्शन ऐसे बता रहा हूं. ध्यान दे रहे हो क्या? दीज क्वांटिटीज आर इन प्रपोर्शन. एंड अगर ये क्वांटिटीज प्रपोर्शन में है बच्चों तो यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ के. एक मिसिंग वैल्यू रहेगा के का, वो आप फाइंड करोगे. चलेगा क्या? चलेगा क्या? यू हैव टू फाइंड आउट वन मिसिंग वैल्यू ऑफ के. क्वांटिटीज आर इन प्रपोर्शन. अच्छा, क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है ऐसे पूछ रहा हूं या मैं बता रहा हूं? मैं बता रहा हूं कि भाई ये क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के. करोगे बच्चों? इतना कंप्लीट करोगे? कंफर्टेबली करोगे या टेंशन रहेगा? ए बी 13 के. अच्छा बताओ, ये क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है ऐसे बोल रहा है बच्चों. तो अगर वो ऐसा बोल रहा है तो कहना है से ए के must be equal to 13b. कैसे बताओ? ए के must be equal to 13b. अच्छा सुनो ध्यान से, थोड़ा सा और बेसिक में जाते हैं. अगर ये क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है तो a by b must be equal to 13 by k. डू यू एग्री? फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म टू फोर्थ टर्म. सही है बच्चों? अब बताओ बच्चों, कहना है से a k इज इक्वल टू 13b. डू यू एग्री? ए के इज इक्वल टू 13b. डू यू एग्री? तो ए के ये क्या है बताओ बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. 13b ये क्या है बोलो? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. तो 4 क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन व्हेन बोलो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. देयरफॉर के इज इक्वल टू क्या है आप ही बताओ? 13b डिवाइडेड बाय ए. तो k इज इक्वल टू आंसर है 13b डिवाइडेड बाय a. इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स? समझा क्या सबको ये? नेक्स्ट 2a 3b 8k 100. करोगे बच्चों सवाल? ये 4 क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k. यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k. दीज 4 क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन. You have to find out the value of k. Yes बच्चों, these 4 quantities are in proportion. You have to find out the value of k. Yes, चलो बोलो. मुझे बताओ, what is the product of extremes? 200a. What is the product of means? बोलो 24bk. 24bk. तो बोलो k का वैल्यू क्या रहेगा? जल्दी बताओ. 200a डिवाइडेड बाय 24b. डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? दोनों को 4 से डिवाइड करो तो क्या आएगा बोलो? या एक काम करो 8 से डिवाइड करो तो क्या आता है बोलो? 8 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? 25a डिवाइडेड बाय 3b. 25a डिवाइडेड बाय 3b. अरे कुछ नहीं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 25 किससे डिवाइड किया? 8 से. समझा क्या आपको ये? तो 4 क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में थे एंड यू हैव टू फाइंड आउट वन मिसिंग वैल्यू. आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस.
पक्का? नेक्स्ट 18, 20, 25 माइनस 3k, 18, 20, 25 माइनस 3k। करोगे सॉल्व? मैं आपको 4 क्वांटिटीज दे रहा हूं एंड यू हैव 4, 3 जितने भी क्वांटिटीज है एंड वो प्रोपोर्शन में है ऐसे मैंने बताया है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यू ऑफ k। यू हैव टू फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यू ऑफ k। यस बच्चों, you have to find out the missing value of k। yes, very good। जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं मेरे भाई सब लोग आंसर दिया करो, राइट? थोड़ा पार्टिसिपेटिव रहो, ओके? जो लोग भी आंसर दे रहे, यस, आयान प्रीवियस आंसर करेक्ट है, ध्रुव, हर्षित आंसर दिया करो मेरे भाई। बाकी जो चैटिंग है बातें बाद में हो सकती है, ठीक है? यस, आ गए क्या इसका आंसर? चलो बोलो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या है? माइनस 54k। इज इट इक्वल टू 500 माय फ्रेंड्स? तो k इज इक्वल टू बोलो 500 बाय माइनस 54। तो कहना है से इसका आंसर इज बोलो माइनस 250 बाय 27। माइनस 250 बाय 27। अब माइनस साइन न्यूमरेटर में लिखो, डिनोमिनेटर में लिखो, क्या फर्क पड़ता है? इट्स वन एंड द सेम। इज इट माइनस 250 बाय 27? is the value of k, my friends, minus 250 by 27. Is that clear? Next 5, 12, okay, 15 and 8k, 15 and 8k। ये solve करके you have to tell me value of k। These 4 quantities are in proportion, you have to tell me the value of k। These 4 quantities are in proportion, you have to tell me the value of k। बोलो बच्चों। Yes, what is the product of extremes? 40k is equal to 12 into 15। तो 12 into 15 कितना आता है बच्चों? 180। 180 डिवाइडेड बाय 40, 180 डिवाइडेड बाय 40 का क्या आंसर है? 9/2। और यू कैन से 4.50 इज आंसर। 9/2 दैट इज 4.50 इज आंसर। है कंफर्ट इसमें? पक्का? नेक्स्ट 5m minus 2k, 8/3, 7/33। These are 4 quantities in proportion and you have to find out the value of k। हो जाएगा बच्चों सॉल्व? हो जाएगा क्या? 4 क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में रहा तो वी टेक प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। यस, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। चलो बोलो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या आएगा बच्चों? बोलो 35m बाय 33, ऐसा आ रहा है क्या? एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या आ रहा है बताओ? माइनस 16k डिवाइडेड बाय 3। यहां तक समझे क्या? माइनस 16k डिवाइड बाय 3, यहां तक समझे क्या? तो k इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? k इज इक्वल टू 35 बाय 33 इंटू माइनस 3 बाय 16। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? तो ये 3 को कट करके मैं इसको 11 कर सकता हूं, तो क्या आंसर आएगा बोलो? माइनस 35 बाय 176। वेदर दिस इज द आंसर? माइनस 35m, सॉरी, माइनस 35m बाय 176 इज द आंसर। माइनस 35m बाय 176 इज द आंसर। कितने लोगों को समझाए? हाँ, जो भी है फ्रैक्शन में वॉट एवर इट इज, माइनस 35m डिवाइड बाय 176 आंसर है। समझा बच्चों? तो अगर आपको कुछ ऐसे 4 टर्म दिए, 3 टर्म दिए, वॉट एवर, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यू ऑफ k, हो जाता है क्या सॉल्व? नेक्स्ट 18, k, 18, k, 40.50, 40.50, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। अच्छा, ये 3 ही टर्म प्रोपोर्शन में है, तो बोलो क्या होता है? व्हेन ABC आर इन प्रोपोर्शन क्या होता है बोलो? b² इज इक्वल टू AC। मतलब A is to B is equal to B is to C, तो आई कैन डायरेक्टली से B² इज इक्वल टू AC और नॉट। तो बोलो क्या आएगा ये? बोलो k का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? बोलो k का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? 18 इंटू 40.50।
तो 18 इंटू 40.50 का क्या आंसर है? 729. देयरफॉर K इज इक्वल टू 27. K इज इक्वल टू 27. तो आप बताओ बच्चों, अगर मैं आपको 4 क्वांटिटीज प्रपोर्शन में जो है वो दिया, या 3 क्वांटिटीज प्रपोर्शन में है वो दिया, तो यू कैन फाइंड आउट सम मिसिंग वैल्यूज और नॉट. कभी मिसिंग K फाइंड करो, मिसिंग M फाइंड करो, मिसिंग P फाइंड करो. यू कैन मैनेज दिस और नॉट. तो 4 क्वांटिटीज कब प्रपोर्शन में होते हैं? कब कंटिन्यूड प्रपोर्शन में होते हैं. 3 क्वांटिटीज कब प्रपोर्शन में होते हैं? कब कंटिन्यूड प्रपोर्शन में होते हैं. इसमें एकदम क्लैरिटी है क्या? पक्का एकदम क्लैरिटी है क्या? चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप सॉल्व करो, उसके बाद में मैं भी सॉल्व करूंगा, आप आपका आंसर चेक करो. चलेगा क्या? सॉल्व करोगे आप सब लोग? राइट डाउन. फाइंड फोर्थ proportional to 18, 26, 90. 18, 26, 90 का फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको फाइंड करना है. 18, 26, 90. इसका क्या मतलब होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल? ऐसा कभी सुना नहीं आपने इसके पहले. तो इतना कॉमन सेंस यूज करो, ये समझेगा आपको. फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू, करो सॉल्व. ऑब्वियसली मैं तो आंसर बताऊंगा ही इसका. फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू, यस 130. आर यू श्योर? फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू. अच्छा मुझे बताओ, अच्छा फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब 3 नंबर कौन से बताओ? 18, 26 एंड 90. तो मान लो फोर्थ प्रोपोर्शनल M है. फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब 18, 26 एंड 90 के बाद में मैंने M लिखा, तो वो 4 टर्म्स शुड बी इन प्रोपोर्शन. 4 टर्म्स शुड बी इन प्रोपोर्शन. तो 18, 26, 90 एंड M आर इन, बोलो मेरे भाई, प्रोपोर्शन. आर इन प्रोपोर्शन. 18, 26, 90 एंड M आर इन प्रोपोर्शन. एंड अगर ऐसा रहा तो M मतलब M इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल. तो आप बताओ बच्चों, कैन आई से इट इज 18M इज इक्वल टू 26 इंटू 90. कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने यहां पे? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. व्हेन 4 क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. तो बोलो M इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 130. M इज इक्वल टू क्या है? 130. इसका मतलब हुआ फोर्थ प्रोपोर्शनल. क्या मतलब हुआ इसका? बोलो. फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 18, 26, 90 इज, बोलो 130. अब यहां पे आपको समझाने के लिए मैं इतना डिटेल में लिखता हूं. एग्जाम में क्या रफ में इतना आंसर आने के बाद आप वहां पे लिखने वाले हो क्या? देयर फोर्थ प्रोपोर्शनल टू. समझ रहा है क्या? देयर फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 18, 26, 90 इज 130. समझ रहा है बच्चों? ओके. जो लोगों को कुछ कंफ्यूजन है मैं अभी बता दूं, हमारा मैथ्स पढ़ने का स्टाइल है एवरीथिंग इन नोटबुक इटसेल्फ. समझ रहा है क्या? इन स्पाइट ऑफ दैट मैंने आपको बताया कि मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको प्रिंटेड नोट्स देना नहीं चाहता. देखो ये अपनी बुक का वॉल्यूम है. समझ रहा है कि नहीं? इससे समझता होगा कि अपने को मुझे कोई ऐसे प्रिंटेड नोट्स देने में प्रॉब्लम नहीं है आपको. बट इन स्पाइट ऑफ दैट जब अपना बैच कंप्लीट होगा ना बच्चों, तो आप ऐसा ये बुक एंड इसके ऊपर आपके 5 नोटबुक चाहिए. एंड आपने बोलने का मेरे पास इतना मैथ्स है. समझ रहा है क्या? इसके ऊपर आपने खुद लिखे हुए 5 फुल नोटबुक चाहिए. समझता है क्या? एंड फिर आप बोलोगे कि मैथमेटिक्स है कि नहीं, ये 90 मार्क्स स्कोर करना वाज नॉट सो इजी, लॉट ऑफ हार्ड वर्क. समझ रहे हैं ना? ऐसा स्टेटस डाल देना इंस्टाग्राम पे या स्टोरी डाल देना, मुझे टैग कर देना बाद में. चलेगा ना? समझ रहे हैं बच्चों? लॉट ऑफ हार्ड वर्क वाज इन्वॉल्व. करेक्ट है. ये 4 बुक, ऊपर के 5 नोटबुक, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट आई हैव स्कोर्ड ओनली 88 मार्क्स. ऐसा चलेगा क्या? ओके. शिट यार, 12 मार्क्स वेस्टेड. ऐसे करना चलेगा क्या? या 88 से खुश हो तुम? जो भी है वट एवर इट इज, है कि नहीं? एंड देखो कुछ लोग क्या करते हैं, वो एक्स्ट्रा मोटिवेटेड वो क्या बोलते हैं, नहीं सर 99 भी नहीं चाहिए, 100. 99 इज फेल. 99 इज फेल. थोड़ा ज्यादा नहीं हुआ क्या? हाँ, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा हो गया कॉमर्स में. करेक्ट और नॉट? एंड अगर ये अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होता तो आईसीएआई जैसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इतनी सीए जैसे बड़ी डिग्री, पासिंग क्राइटेरिया 50 मार्क रखते क्या? वो पासिंग क्राइटेरिया 50 मार्क के पास. ऐसा तो नहीं है ना कि आपने यहाँ पे आईसीएआई ऊपर से 5 सेलेक्ट कर लेता है. ऐसा तो नहीं है. पासिंग क्राइटेरिया सीधा रखा है उन्होंने. 50% जो भी स्कोर करेगा उसके आगे जाएगा, वो सब पास है या नहीं है? तो थोड़ा अपन रियलिस्टिक भी रहने का साथ साथ में. समझता है कि नहीं? वो मोटिवेशन में कभी कभी रहता है ऐसे,
कि भाई 100 मार्क्स, 100 के नीचे तो मुझे 1 मार्क भी बर्दाश्त नहीं है, वो मोटिवेशन में अच्छा लगता है कि नहीं? रियलिटी अलग रहती है ना, या सेम ही रहती है? रियलिटी सेम ही रहती है या अलग? अभी सिंपल सिंपल कोई भी चीज, अब जैसे कि कल का टेस्ट मैच है, आपने देखा क्या? अब इंडिया को 444 रन चेस करना था, ओके, हम सब 140 करोड़ लोगों का मन यही बोल रहा था, नहीं यार कुछ तो होगा यार, कुछ तो होगा यार, है या नहीं? कोहली करेगा या शर्मा, कुछ तो होगा यार, ओके। बट आज तक समझ रहा है क्या, उस ग्राउंड पे किसी ने 444 चेस नहीं किया था, वाज अ रियलिटी। तो ज्यादा पॉसिबल रिजल्ट क्या था? इंडिया का हारना वाज मोर लाइकली और नॉट। फिर भी अपना दिल तो यही बोल रहा था ना कहीं, नहीं यार कुछ तो होगा, समझ रहा है कि नहीं? तो एग्जाम के लिए वो दिल की मत सुनना मेरे भाई, समझ रहा है ना? एग्जाम के लिए दिमाग से काम लेना, समझ रहा है कि नहीं? अगर तुम प्रिपरेशन करोगे तो रिजल्ट आएगा, समझता है क्या? तुम 2 महीना T20 खेलोगे, अचानक से एक टेस्ट मैच खेलोगे, तो बहुत ज्यादा लाइकली है कि तुम हारने वाले हो। करेक्ट और नॉट? प्रिपरेशन से रिजल्ट आता है, समझ रहा है कि नहीं? सिर्फ ऑप्टिमिज्म से रिजल्ट नहीं आता है। किससे? ऑप्टिमिज्म से रिजल्ट नहीं आता। ऑप्टिमिज्म समझता है ना, नहीं कुछ तो करेंगे यार, हाँ यार होगा, उससे नहीं होता ना यार। प्रिपरेशन है कि नहीं? वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट रिजल्ट, वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर दैट रिजल्ट, समझता है क्या आपको ये? एंड जो लोग देखो ये जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, मैं उनको एक फ्री का सजेशन देता हूं आपको। कुछ आप भी बहुत काउंट कर ये करते रहते हो। मैं देखो, तुम में ना बच्चों बहुत ऐसे बच्चे हैं, इनफैक्ट बहुत सीरियस सिंसियर ऐसे बच्चे हैं जो चुपचाप अपना अपना लेक्चर अटेंड करते हैं, सब कुछ लिख के लेते हैं। ये कमेंट करने वाले जो 4 अननेसेसरी फुकड़ के कमेंट करते रहते हैं कि नहीं, इधर मैच चल रहा है, ये इनका कुछ तो तीसरा चल रहा है, समझ है क्या? ये लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन है जिंदगी के बारे में, समझ रहा है क्या बच्चों? इन लोगों को कुछ लोगों को क्या लगता है, उनको लगता है कि ऐसे कोई फर्क पड़ रहा है। अब बताओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई, समझा है या नहीं? तुमको क्या लगता है, तुमने शाहरुख खान के इंस्टाग्राम पे एक नेगेटिव कमेंट कर दिया एंड तुम्हारा कमेंट पढ़ के शाहरुख खान रोएगा? आपको लगता है क्या आपने बहुत ओवर एस्टिमेट नहीं किया क्या खुद को? यस और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तुम्हारे कमेंट से किसी को फर्क पड़े, पहले वो लेवल बनाओ अपनी। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? तुम्हारे कमेंट से किसी को फर्क पड़े, ये पहले लेवल। ये तो क्या फ्री प्लेटफॉर्म है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, समझ रहा है कि नहीं? वहां पे कोई फायदा नहीं है, समझता है क्या? पहले वो लेवल बनाओ अपनी, राइट? फिर आएगा मजा, समझता है क्या आपको ये? फिर आपको सीरियसली लिया जाएगा ये दुनिया में, समझता है क्या? आप कहीं समझो किसी को आप बोल रहे हो कि हाँ मैं सीए कर रहा हूं, सीए फाउंडेशन का स्टूडेंट हूं, जरा तुम्हारा बैलेंस शीट P&L सब मुझे दिखाओ, मैं तुम्हें थोड़ा टैक्स प्लानिंग करके देता हूं। कोई इज्जत देगा आपको? समझो आप किसी को बोल रहे हो एक काम करो, तेरा पोर्टफोलियो दिखा मुझे, मैं थोड़ा कुछ सजेशन देता हूं, कौन से शेयर्स बेचना है, कौन से लेना है, कब कॉल लेना है, कब पुट करना है, क्या करना है, मैं थोड़े फ्यूचर ऑप्शन में तुझे गाइड करूंगा। कोई आपको सीरियसली लेगा? बट अगर आप कुछ मास्टराइज किए उसमें, तो हो सकता है कि आपको सीरियस लिया जाएगा, आपके एडवाइस के आपको पैसे दिए जाएंगे, आपके नॉलेज को रिस्पेक्ट में एंड मनी में कन्वर्ट किया जाएगा। यस और नो? उसके लिए पढ़ाई करना जरूरी है, समझता है क्या? टाइम पास करके ये नहीं होता है, समझता है क्या? अक्सर ऐसे स्टूडेंट जो टाइम पास करते समझता है क्या आपको ये? वो लोग 10-12 साल के बाद, 8 साल के बाद में कहीं तो लाचार स्थिति में पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? कौन सी स्थिति में? लाचार स्थिति में पाए जाते हैं कहीं तो, समझता है कि आपको ये? जब उनको ऐसा कन्फेस करना रहता है बाद में कि मैं क्या मिस्टेक किया अपनी स्टूडेंट लाइफ में, बट वो बता नहीं पाते क्योंकि उनको वो भी डेयरिंग नहीं होती है, समझता है कि आपको ये? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मुझे याद है, मैं और एक सर, हम लोग एक जगह पे कॉफी पी रहे थे और वहां पे बैटरी का शॉप था, एक बैटरी रहती ना, एक साइड बैटरी, और वहां पे हम लोग ऐसे ही कॉफी पी के उधर घूम रहे थे, तो एक बच्चा आया उधर से, ओके, और वो वहां पे वो शॉप पे काम करता था, मतलब बैटरी उठा के ट्रक में डालना रहता है, ये सब करना, वो वाला था, ओके। और वो आया, हम तो पहचाने नहीं, वो बोला कि सर, फिर हमें लगा कि हमारा स्टूडेंट है, वो बोला कि सर बहुत पहले आपका स्टूडेंट था। फिर मैं बोला क्या कर रहा है भाई ये? फिर वो बोला कुछ नहीं सर, टाइम पास किया जिंदगी में सर, 3 अटेम्प्ट दिए फाउंडेशन के, हो नहीं पाया, कभी जिंदगी में पढ़ाई नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब बट उसका जो चेहरे में जो रिग्रेट था ना बच्चों, काश मैं पढ़ लेता, काश मैं कुछ कर लेता, वो बहुत खतरनाक चीज है बाद में, वो जिंदगी भर आपको खाएगी अंदर से। फिर समझ रहा है कि नहीं आपको ये? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? एंड जो एक आध बार वो फिजिकल कोई एक्सर्शन से या कोई प्रॉब्लम से तुम बाहर भी आ जाओगे, बट वो मेंटली एक बार तुम वो स्टेज में चले गए ना, तुम्हें खुद को बाहर लाना बहुत डिफिकल्ट होगा, समझ है क्या बच्चों ये? क्योंकि वो खुद की ही गलतियां, काश
काश मैं ये करता, काश मैं थोड़ा अच्छे से करता, बहुत खाएगी फिर आपको ये। समझ रहा है क्या आपको? समझ रहा है क्या? धीरे 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 आपको पूरा वो दिमाग की तरह पूरा वो खा लेगा आपको। समझ रहा है क्या? रिग्रेट नहीं होना चाहिए मेरे भाई। समझता है क्या? इट डजंट मीन कि हम दिन रात पढ़ाई करें। इट मीन्स ओनली कि हम लोग पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करें, इंजॉयमेंट के समय पे इंजॉयमेंट करें। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है। समझता है क्या आपको ये? राइट? अगर अपन समझो कहीं ट्रिप को जा रहे, फुल एंजॉय करने का, वहां पे नहीं सोचने का कि मेरा मैथ्स क्या होगा, मेरा लॉ का क्या होगा। समझ रहा है क्या? अपन पढ़ रहे बैठ रहे, बाकी नौटंकी बंद करने का, सिर्फ पढ़ने का। अपना 2 घंटे पढ़ने का टाइम है, 3 घंटे पढ़ने का टाइम है, सिर्फ पढ़ने का। उसके बाद में मोबाइल देखना है ना, फुल मोबाइल देखो। कोई सामने आया तो भी छुपाने की जरूरत नहीं होना चाहिए, बिंदास देखने का, बोलने का कि भाई मैं 3 घंटे पढ़ चुका हूं, सारे लेक्चर अटेंड कर चुका हूं। समझता है क्या आपको ये? समझ रहा है? एक शेड्यूल चाहिए तुम्हारा कुछ। समझ रहा है क्या? क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी चीज कब कंप्लीट करना है। समझ रहा है क्या आपको ये? तो जो कर रहे हो उस पर भी कॉन्फिडेंट रहोगे। समझता है क्या आपको ये? ओके चलो, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू। इसका आंसर समझा क्या आपको ये? तो फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है तो बोलो, फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म का रेशियो इज इक्वल टू थर्ड टर्म टू फोर्थ टर्म का, या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये कंसेप्ट यूज करो, यू कैन गेट फोर्थ प्रोपोर्शनल। समझा क्या? और एक क्वेश्चन दू क्या? राइट डाउन, फाइंड fourth proportional to, find fourth proportional to 2/3, 8/7, 9/11. find fourth proportional to. yes बच्चों, करो क्या सॉल्व? फाइंड फोर्थ। अब जैसे मैं कभी कभी क्वेश्चन को नंबर 1 2 देता हूं, कभी स्टार्ट कर रहा हूं, जो भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। समझ रहा है ना? आर यू गेटिंग दिस? चलो बोलो, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू। यस बोलो मेरे भाई, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 2/3, 8/7, 9/11। बोलो। समझो फोर्थ प्रोपोर्शनल m है, तो 2/3, 8/7, 9/11 एंड m आर इन प्रोपोर्शन। आर इन बोलो प्रोपोर्शन। ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों सब लोग? ये सब प्रोपोर्शन में है। तो आप बताओ बच्चों क्या रहेगा? क्या लू मैं? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या है बताओ? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या है? 2m/3। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या है बोलो? 72/77। 72/9 8 72 डिवाइड बाय 77। तो m इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो? 72/77 इंटू 3/2। इंटू 3/2 आएगा, इंटू 2/3 होगा? इंटू 3/2। कुछ कैंसिल होने वाला है क्या बच्चों? तो ये 36 कर देता हूं, चलेगा क्या? 36 इंटू 3 डिवाइड बाय 77। तो मेरे ख्याल से आंसर इज 108 इज टू 77, या 108 डिवाइडेड बाय 77 इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल। यस और नो? तो फोर्थ प्रोपोर्शनल इज 108/77। यहां पे मैं लिख रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स ऐसे आंसर नहीं लिखूंगा मैं। समझ रहा है ना? एम आया मतलब कौन आंसर आया? फोर्थ प्रोपोर्शनल इज 108/77। सबको समझा क्या? फोर्थ प्रोपोर्शनल इज 108/77। कुछ गया दिमाग में? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे सॉल्व बच्चों? राइट डाउन, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12, 40। फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12, 40। ये हो जाएगा क्या? ये उससे भी आसान है। फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल, समझा क्या आपको? तो अगर थर्ड प्रोपोर्शनल m है तो 12, 40 एंड m मस्ट बी इन प्रोपोर्शन। 12, 40 एंड m मस्ट बी इन प्रोपोर्शन। फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल टू। तो थर्ड समझो 12, 40 का थर्ड प्रोपोर्शनल m है, आर इन प्रोपोर्शन, आर इन प्रोपोर्शन। तो बोलो बच्चों, देयरफॉर 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? 12m। 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? 12m। डू यू एग्री? तो m इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो? 1600 डिवाइडेड बाय 12। 1600 डिवाइड बाय 12, दोनों को 4 से डिवाइड करो, क्या आएगा बोलो? 400/3।
400/3 और इसका आंसर कैन बी 133.33333 या ऑप्शन में 133 1/3 ऐसा भी रह सकता है। नहीं तो 133.33 लाओगे, ऑप्शन में 133 1/3 रहेगा, आप नन ऑफ दिस टिक करके आओगे। ऐसा नहीं होगा ना। 133 1/3 1/3 कैलसिफाई करो, 1/3 क्या होता है? 1/3 मतलब ही 0.3333। यस और नो? 1/3 मतलब ही 0.333 ना यार, सही है। तो 133 1/3 इज द आंसर माय फ्रेंड्स। समझा आपको ये? थर्ड प्रोपोर्शनल टू, ये कंसेप्ट समझा? नेक्स्ट, फाइंड मीन प्रोपोर्शनल, फाइंड मीन प्रोपोर्शनल टू 12, 100 का मीन प्रोपोर्शनल। फाइंड मीन प्रोपोर्शनल टू 12, 100। आंसर दो। मीन प्रोपोर्शनल मतलब क्या? मतलब 12 m एंड 100 आर इन प्रोपोर्शन। अच्छा, m लेना कंपलसरी है क्या? उसकी जगह k लिखा तो चलता है क्या? कुछ भी लिखो यार, उससे क्या फर्क पड़ता है? बराबर है कि नहीं? 12, m आर 100, 12 m एंड 100 आर इन प्रोपोर्शन। तो बोलो m स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आएगा? 12 इंटू 100। तो m स्क्वेयर इज इक्वल टू 1200, तो m इज इक्वल टू 34.641 अप्रोक्सीमेटली। तो मीन प्रोपोर्शनल टू 12, 100 इज मीन प्रोपोर्शनल टू 12, 100 इज, बोलो क्या आंसर है? 34.641। मीन प्रोपोर्शनल टू 12, 100 इज 34.641। इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स? दिस इज द मीन प्रोपोर्शनल। समझा आपको ये? तो चलो बताओ बच्चों, अभी तक जो मैंने सिखाया प्रोपोर्शन में, उतने में क्लैरिटी है? When 4 quantities are in proportion, when 3 quantities are in proportion, find third proportional to, find mean proportional to, इसमें क्लैरिटी है? बहुत अच्छे से समझाया क्या? बताओ। ओके, अब हमें सीखना है फ्यू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। ध्यान दोगे क्या आप लोग? क्या देखना है अपने को? फ्यू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। तो लिखो, हेडिंग दे दो, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। फ्यू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। आप ऑलरेडी जानते हो, ये स्कूल लेवल से है, बट मैं यही ऐसे ही अज्यूम करके पढ़ाऊंगा कि आप जानते नहीं है। फ्यू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन अपने को डिटेल में सीखना है अभी। फ्यू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है बच्चों? ओके, ध्यान दे रहे हो यहां पे? ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा यार। है कॉन्फिडेंस सब में? फ्यू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है? ओके, इफ a, b, c, d आर इन प्रोपोर्शन। अगर ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है तो देखो, जो लोग वापस ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, कुछ लोग बोलते सर ये फिर से बताओ, तो फिर से बताओ। कुछ नहीं, सिंपल अपने को क्या करने का, थोड़ा रिवर्स कर देने का बच्चों। यूट्यूब पे लेक्चर है ना यार ये। तो अगर मैं एक आध सेंटेंस है समझो मैंने बोला और आपको समझा नहीं हो, या आपको ठीक से सुना ही नहीं दिया, या आपका ध्यान इधर उधर था, कुछ नहीं, सिंपल रिवर्स कर देने का, वापस चालू कर देने का। है या नहीं? ओके, इफ ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, देन, हाँ बोलो क्या होता है? बोलो, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। ऐसा होता है कि नहीं आप बताओ? ये तो सबको पता है। रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म इज इक्वल टू रेशियो ऑफ थर्ड टर्म टू फोर्थ टर्म। प्रोपोर्शन बोला मैं, कंटिन्यू प्रोपोर्शन नहीं बोला। तो एबीसीडी आर इन प्रोपोर्शन, देन ए बाई बी मस्ट बी इक्वल टू सी बाई डी। अब देखो, ध्यान दे रहे हो क्या? ध्यान दे रहे हो क्या? ओके, अब बताओ, देन कैन आई से, ध्यान दे रहे हो बच्चों? अगर एबीसीडी प्रोपोर्शन में है तो बी बाय ए मस्ट बी इक्वल टू डी बाई सी। डू यू एग्री? नहीं समझा आपको? अगर एबीसीडी प्रोपोर्शन मतलब ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, तो बी बाय ए मस्ट बी इक्वल टू डी बाई सी। डू यू एग्री? ऐसे कैसे? दोनों साइड का रेसिप्रोकल किया, दोनों का इनवर्स लिया। बट सुनो ध्यान से, अभी आई एम नॉट सेइंग, देखो बच्चों मुझे बताओ, 5/7 इज इक्वल टू 10/14, ये सही है क्या? बताओ। अरे 5/7 10/14 सेम ही है ना?
तो अगर समझो मैं बोल रहा हूं कि देन 7/5 मस्ट बी इक्वल टू 14/10, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या भाई? बट देखो आई एम नॉट सेइंग कि 5/7 इज इक्वल टू 7/5, नहीं समझा? इधर रेसिप्रोकल किया, इधर रेसिप्रोकल किया, तो ये दोनों इक्वल है। 5/7 एंड 7/5 इक्वल नहीं है। वो दो कैसे इक्वल होगा यार? कॉमन सेंस है ना यार। 5/7 एंड 7/5 का इक्वल होगा क्या? नहीं। इज दैट क्लियर? तो आप बताओ, कैन आई से इफ a by b इज इक्वल टू c by d, देन b by a मस्ट बी इक्वल टू d by c। डू यू एग्री? एंड इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है, शायद पता रहेगा आपको, क्या बोला जाता है? इनवर्टेंडो। क्या बोला जाता है इसको? इनवर्टेंडो। याद है आपको ये? तो क्या है इनवर्टेंडो? बोलो। इफ a by b इज इक्वल टू c by d, ध्यान नहीं है तुम्हारा। इफ a by b इज इक्वल टू c by d, देन हाँ बोलो b by a मस्ट बी इक्वल टू d by c। इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? इनवर्टेंडो। एक बार बोलो मेरे साथ, इफ a by b इज इक्वल टू c by d, देन बोलो b by a मस्ट बी इक्वल टू d by c। इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? इनवर्टेंडो। याद रहेगा बच्चों? लिखा यहां तक आपने? तो ये पहला प्रॉपर्टी था इनवर्टेंडो। अच्छा, हर जगह पे कॉमन क्या है? ऊपर देखो, इफ a by b इज इक्वल टू c by d, ये लिखा हुआ है ऊपर ही, समझा क्या? इफ a by b इज इक्वल टू c by d, देन के आगे ये सब पॉइंट्स है अभी। इज दैट क्लियर? मतलब हर जगह पे कॉमन क्या है? बोलो, इफ a by b इज इक्वल टू c by d। ध्यान है सबका? हाँ, चलो सब लोग ध्यान दे रहे हो यहां पे? मुझे बताओ, a by b इज इक्वल टू c by d, ये तो हर जगह पे है ही। इफ a by b इज इक्वल टू बोलो c by d, ये तो है ही हर जगह पे। ध्यान दे रहे हो? अब सुनो, देन a बाय जो उधर का c है, इधर मैं डिनोमिनेटर में ले सकता हूं क्या? एंड ये इधर का b जो है वो उधर न्यूमरेटर में भेज दो। नहीं समझा आपको ये? अरे उधर का c इधर आके डिवाइड हुआ, इधर का b राइट में जाके मल्टीप्लाई हुआ। अब एक काम करो, डायरेक्ट इसके बाद ये पढ़ो, इफ a by b इज इक्वल टू c by d, देन बोलो a by c मस्ट बी इक्वल टू b by d। समझा आपको ये? एक मिनट ध्यान दो यहां पे। मुझे बताओ, 5/8 इज इक्वल टू 10/16 है कि नहीं? आप बताओ, है या नहीं? देन बताओ, 5/10 इज ऑल्सो इक्वल टू 8/16। बट देखो, जो 5/10 क्या है? 1/2। अच्छा, ये 5:8 क्या 1/2 है क्या? मतलब आई एम नॉट सेइंग 5/8 इज इक्वल टू 5/10 बॉस। समझ रहा है क्या? मैं बोल रहा हूं कि इफ a by b इज इक्वल टू c by d, देन a by c मस्ट बी इक्वल टू b by d। बट a by c इज नॉट इक्वल टू ओरिजिनल रेशियो। a by c इज नॉट इक्वल टू ओरिजिनल रेशियो। ये क्लियर है क्या? तो ये पढ़ो क्या है, इफ a by b इज इक्वल टू c by d, देन हाँ बोलो a by c मस्ट बी इक्वल टू b by d। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है अल्टरनेंडो। इसको क्या बोला जाता है? अल्टरनेंडो। ये तो आपको पता ही रहेगा ना सब कुछ, नहीं? क्या बोल रहे? आप तो बोले थे ये पूरे चैप्टर में आपने पीएचडी करके रखा है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? अल्टरनेंडो। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है अल्टरनेंडो। समझा आपको ये? तीसरा प्रॉपर्टी, ध्यान दे रहे हो सब लोग? अच्छा, ऊपर कॉमन वर्डिंग क्या था? बोलो, इफ a by b इज इक्वल टू c by d। ध्यान दे रहे हो सब लोग? तो बताओ, a by b इज इक्वल टू c by d। मैं वापस लिख रहा हूं यहां पे, a by b इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने? बोलो c by d। ध्यान है सबका? अच्छा, एक काम करते हैं, मैं अगर ऐसे कर दिया, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, एडिंग 1 टू बोलो बोथ साइड्स, तो a by b प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा? बोलो c by d प्लस 1। वैसे भी अभी ये प्लस 1 इधर आके कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों साइड सेम ही हो जाएंगे ना। तो ये जो भी मैंने किया अलाउड है क्या? ऑब्वियसली अलाउड है। अरे दोनों साइड में 1 ऐड किया ना यार मैंने। तो अगर मैंने समझो ये +1 उधर का इधर -1 कर दिया, तो 1 एंड -1 कैंसिल हो जाएगा। अभी भी वो a by b इज इक्वल टू c by d है ही। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्या आता है? b मस्ट बी इक्वल टू बोलो c प्लस d डिवाइडेड बाई d। अब एक काम करो, डायरेक्टली इसके बाद में ये पढ़ो। समझा क्या आपको ये? हाँ, क्या पढ़ोगे? बोलो, इफ a by b इज इक्वल टू c by d, देन a प्लस b डिवाइडेड बाई b मस्ट बी इक्वल टू c प्लस d डिवाइडेड बाई d। बट मैंने ये बोला क्या a बाई b एंड a प्लस b डिवाइड बाई b सेम रहेगा?
नहीं समझा क्या आपको? ये ए बाई बी एंड ए प्लस बी डिवाइड बाई बी अलग रहेगा, बट ए प्लस बी डिवाइड बाई बी किसके साथ इक्वल टू होगा? बोलो, सी प्लस डी डिवाइड बाई डी से। नहीं समझ रहा है नालायकों को? अभी भी मंद की तरह देख रहे कुछ लोग। मुझे बताओ, चलो 5/8, 5/8 ध्यान दे रहे हो क्या? एंड 10/16 ये सेम है क्या? बताओ, है या नहीं? तो अब मुझे बताओ 10 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 16 एंड 5 प्लस 8 डिवाइड बाय 8 ये दोनों सेम रहेगा कि नहीं? तो बताओ 10 प्लस 16 क्या आता है? 26, 26/16 एंड 13/8 ये दोनों तो सेम ही है ना यार। 26/16 एंड 13/8 ये सेम है कि नहीं? बट ये जो आया 26/16 इज इट इक्वल टू 10/16? नो, करेक्ट है, इट इज नॉट इक्वल टू ए बाई बी। तो मैंने क्या बोला? इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, देन बोलो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई बी मस्ट बी इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई डी। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है, नाम पता रहेगा आपको, क्या बोला जाता है? कंपोनेंडो। इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? कंपोनेंडो। लिख के ले रहे हो क्या आप? ये प्रूफ के साथ लिख रहे हो क्या? कैसे डिराइव किया वो प्रॉपर्टी? इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? कंपोनेंडो। तो क्या अगर कोई बोल रहा है भाई क्या होता है कंपोनेंडो, तो आप क्या बोलोगे? इफ ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी, देन ए प्लस बी बाय बी मस्ट बी इक्वल टू सी प्लस डी बाय डी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? कंपोनेंडो। याद रहेगा बच्चों? फोर्थ, अब वापस, इफ ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी, ये तो हर जगह पे था ही। एंड कब रहता है ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी? व्हेन ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। तभी ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, व्हेन ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। ध्यान है सबका? ओके, अब हम क्या करेंगे? सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स। सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम, बोलो, बोथ साइड्स, दोनों साइड से 1 सबट्रैक्ट करेंगे। तो बोलो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा? ए बाय बी -1 इज इक्वल टू सी बाय डी -1। डू यू एग्री? तो बोलो इट इज, बोलो मेरे भाई, ए माइनस बी डिवाइडेड बाय बी मस्ट बी इक्वल टू सी माइनस डी डिवाइडेड बाय डी। सी माइनस डी डिवाइड बाय डी। अब एक काम करो, डायरेक्ट इसके बाद में ये पढ़ो, वो बीच का प्रूफ छोड़ दो। समझा क्या आपको? ये इफ ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी, देन ए माइनस बी डिवाइड बाय बी मस्ट बी इक्वल टू सी माइनस डी डिवाइड बाय डी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाएगा? डिविडेंडो। इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? डिविडेंडो। इसका नाम है डिविडेंडो। समझा बच्चों? टफ था ये फोर्थ प्रॉपर्टी था। क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट। अच्छा, वापस इफ से स्टार्ट करता हूं। क्या था? बोलो इफ, बोलो ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी। कब रहता है ऐसे? व्हेन ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। व्हेन ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी। ऐसा कब रहता है? व्हेन ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। ध्यान दे रहे हो क्या सब लोग? चलो मुझे बताओ, एज पर कंपोनेंडो क्या था? ए प्लस बी divided by b must be equal to c plus d divided by d. Let's say this was equation 1. a minus b divided by b must be equal to c minus d divided by 2. This was as per dividendo. अब वही प्रॉपर्टी मैंने वापस लिखा है। अब सुनो ध्यान से, ध्यान दे रहे हो क्या? अब एक हम ऐसे करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करता हूं। ध्यान दे रहे हो क्या? इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड बाय इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड डिवाइड बाय इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड। तो ये क्या आता है? बोलो a प्लस बी डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय, बोलो a माइनस बी डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू c प्लस डी डिवाइडेड बाय डी डिवाइडेड बाय c माइनस डी डिवाइडेड बाय डी। अच्छा बताओ, ये लेफ्ट हैंड साइड में b b कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? ये ऊपर चला जाएगा b। समझा क्या आपको ये? तो आंसर क्या आएगा? देयरफॉर बोलो a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी डिवाइडेड बाय c माइनस डी। तो ये भी प्रूव हुआ कि नहीं? अब इसके बाद में वो प्रूफ जाने दो, डायरेक्ट ये पढ़ा मैंने, तो क्या होगा ये? ध्यान दे रहे हो क्या? इफ a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी, देन, हाँ बोलो, a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी डिवाइडेड बाय c माइनस डी। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या बोला जाता है? बोलो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। आई होप यू आर गेटिंग दिस।
कितने प्रॉपर्टी सीखे अभी तक बोलो? 5। पहला कौन सा था? इनवर्ट एंडो। कुछ मुश्किल है बच्चों? चलो मुझे बताओ, इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, देन मैं प्रॉपर्टी का नाम बताऊंगा और आप मुझे बताओगे वो प्रॉपर्टी क्या है। हर जगह पे मैं अब इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी बार बार नहीं बोलूंगा, एक ही बार बोल दिया चलेगा। इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, इनवर्ट एंडो, बी बाय ए मस्ट बी इक्वल टू डी बाई सी। अल्टरनेंडो, ए बाय सी मस्ट बी इक्वल टू बी बाई डी। कंपोनेंडो, a plus b divided by b must be equal to c plus d divided by d. Dividendo, a minus b divided by b is equal to c minus d divided by d. Componendo and dividendo, a plus b divided by a minus b is equal to c plus d divided by c minus d. ये हो गया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। नेक्स्ट 6th, ध्यान दे रहे हो क्या यहाँ पे? चलो क्या लिखा हूं आपस में? इफ बोलो a by b is equal to बोलो c by d. if a by b is equal to c by d, सब लोग अच्छे से ध्यान दो अभी यहां पे। ओके, मैं एक एग्जांपल के साथ प्रूव करके दिखाता हूं इसको। ध्यान दे रहे हो? मुझे बताओ 10 डिवाइडेड बाय 3 इज इट इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 6? ये दोनों इक्वल टू है क्या? बताओ, ये दोनों इक्वल टू है क्या? 10 by 6 is equal to 20 by 6 is equal to 10 by 3 है क्या? है क्या? एक काम करो, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर ऐड करो तो क्या होता है? 20 प्लस 10 एंड टेल मी 6 प्लस 3, तो ये आंसर जो आया है वो क्या है बोलो? 30 by 9 एंड टेल मी 30 by 9 is also equal to 10 by 3 only, is also equal to 20 by 6 only. नहीं समझा आपको? आर यू गेटिंग दिस? ओके, और एक एग्जांपल, चलो तुम बताओ, कोई भी नंबर बताओ। लेट्स से 18 is to 5 इज इक्वल टू, मुझे बताओ, या इज इक्वल टू, ध्यान दे रहे हो क्या सब लोग? 90 is to 25 होता है कि नहीं? बताओ, इज इक्वल टू 90 is to 25 होता है कि नहीं? बताओ। अब एक काम करो, न्यूमरेटर ऐड करो, बोलो क्या आता है? 108 डिवाइडेड बाय 30। अब देखो ये सब का, तीनों का सिंपलेस्ट फॉर्म 18 is to 5 है कि नहीं? आप बताओ, है क्या? 108 is to 30। एक काम करो, दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 6 से डिवाइड करो, देखो वापस 18 is to 5 आएगा। आता है कि नहीं? आता है कि नहीं? कुछ जा रहा है दिमाग में बच्चों? न्यूमरेटर ऐड किया, डिनोमिनेटर ऐड कर दिया, तो रेशियो हैज रिमेन सेम और नॉट? रेशियो हैज रिमेन सेम और नॉट? तो ये दो एग्जांपल कुछ थोड़े बहुत गए कि दिमाग में? गए क्या दिमाग में? पक्का बच्चों? अच्छा एक काम करो, मुझे बताओ 30 by 80 is equal to 60 by 160. Do you agree? Is equal to 60 by 160. Is it right? Is equal to, can I say 30 plus 60 divided by, बोलो 80 plus 160. अच्छा मुझे बताओ 30 plus 60 क्या आता है? 90 divided by 240 एंड 90 डिवाइड बाय 240 का सिंपलेस्ट फॉर्म अभी भी 3:8 है ही। 3:8, ये सबका सिंपलेस्ट फॉर्म 3:8 है कि नहीं बच्चों? ये सबका सिंपलेस्ट फॉर्म 3:8 है कि नहीं? सबको समझा क्या? बताओ। तो आप बताओ, इसके बेसिस पे अभी जो मैंने लिखा है यहां पे, ध्यान दे रहे हो सब लोग? मुझे बताओ, इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, देन मैंने ऐसे लिखा तो आप एग्री करते हो क्या इसके ऊपर? देन हाँ बोलो, ए बाई बी मस्ट बी इक्वल टू C by D must be equal to A plus C divided by B plus D. इस प्रॉपर्टी का नाम है, बोलो क्या है? ये नहीं पता है? इस प्रॉपर्टी का नाम है एडेंडो। क्या नाम इसका प्रॉपर्टी का? एडेंडो। पता, देखो आधा अधूरा नॉलेज इज हार्मफुल, समझता है क्या? एंड सीए में 2 टाइप के रिजल्ट रहते हैं, एक पास एंड दूसरा फेल। थोड़ा सा पास ऐसे कुछ होता नहीं, या थोड़ा फेल ऐसा कुछ होता नहीं है। समझता है कि आपको? ये मैं थोड़े में गया मतलब क्या है? फेल। जो 40 मार्क्स से पीछे रह गया वो क्या है? फेल। जिसको 2 मार्क मिले वो क्या है? फेल। जिसको 49 मार्क्स मिले वो क्या है? फेल। फेल ही है 49 पर एग्रीगेट। समझता है कि नहीं आपको ये? आर यू गेटिंग दिस? एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, समझ रहे हैं ना? समझा कि आपको ये प्रॉपर्टी? इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है? एडेंडो। इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? एडेंडो।
क्या है एडेंडो? फिर बोलो, इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, देन ए प्लस सी डिवाइडेड बाय बी प्लस डी। एंड देखो बच्चों, यहां पे 6 प्रॉपर्टी में पहली बार ऐसे आया कि जो अभी नया रेशो है ए प्लस सी डिवाइड बाय बी प्लस डी, इट इज इक्वल टू ए बाई बी ओनली, इट इज इक्वल टू ए बाई बी ओनली। इज दैट क्लियर? कंपोनेंटो में क्या था? ए प्लस बी डिवाइडेड बाय बी, बट इट वॉज नॉट इक्वल टू ए बाई बी। ए प्लस बी डिवाइड बाय बी वॉज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाय डी। ध्यान है क्या नालायक को? डिविडेंडो क्या था? ए माइनस बी डिवाइडेड बाय बी वॉज इक्वल टू सी माइनस डी डिवाइड बाय डी, बट दैट वॉज नॉट इक्वल टू ए बाय बी। पहली बार ऐसे हुआ कि ये ए प्लस सी डिवाइड बाय बी प्लस डी, ये जो नया रेशो आया दैट इज इक्वल टू ए बाय बी ओनली, दैट इज इक्वल टू ए बाय बी ओनली। सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एडेंडो, this property is known as addendo. I hope you are understanding this. Yes or no? This property is addendo. लिखा क्या आपने? लिखा क्या? 7th प्रॉपर्टी लिखना है इसके बाद, 7th। ध्यान दे रहे हो बच्चों सब लोग? 7th प्रॉपर्टी। यस, कुछ लोग बोले सर हमें नोट्स कब मिलेंगे? नोट्स मिल जाएंगे बेटा, नोट्स अभी डिस्पैच चालू कर दिया है, यहाँ पे सब कुछ हो चुका है। ये प्रिंट जो ऑफलाइन बच्चे उनको हमने इशू कर दिया है, बाकी लोगों को भी मिल जाएगा फटक से। ओके चलो, ध्यान दे रहे हो सब लोग? यहाँ पे मुझे बताओ वापस, पहला सेंटेंस क्या था? बोलो, इफ बोलो ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी। थोड़ा ध्यान दोगे यहाँ पे? हाँ चलो ध्यान दो प्लीज। यहाँ पे मुझे बताओ 70 डिवाइडेड बाय 12, 70 डिवाइडेड बाय 12 सही है क्या बच्चों? 70 डिवाइडेड बाय 12, टेल मी माय फ्रेंड्स, इज इट ऑल्सो इक्वल टू 14? या तो एक काम करो, इज इट ऑल्सो 70 डिवाइड बाय 15 कर देता हूं, चलेगा क्या? इज इट ऑल्सो इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 3? डू यू एग्री? इज इट ऑल्सो इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 3? ये है क्या आप बताओ मुझे? सही है। एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, सुनो ध्यान से, 70 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 3। अच्छा 70 माइनस 14 क्या आता है बताओ? बोलो क्या आता है? 56। एंड 15 माइनस 3 क्या आता है? बोलो 12। तो 56 इज टू 12 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है बताओ? क्या आता है? बोलो 14 बाय 3 आएगा कि नहीं? अरे दोनों को 4 से डिवाइड करो आप, 14 इज टू 3 आएगा कि नहीं? तो इट इज इक्वल टू दैट ओरिजिनल रेशियो इटसेल्फ और नॉट? इट इज इक्वल टू ओरिजिनल रेशियो इटसेल्फ और नॉट? अच्छा ऐसा ही मैं और एक एग्जांपल बताता हूं आपको। आपके नंबर कुछ ट्राई करना है तो बताओ, आप कोई भी एक रेशियो बताओ मुझे। हाँ चलो तुम बताओ बेटा, कोई भी एक रेशियो बताओ। 20:5। अच्छा 20:5, टेल मी, इज इट इक्वल टू 4:1? इज इट इक्वल टू 4:1? तो अब बताओ, इज इट इक्वल टू 20 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1? 20 माइनस 4 डिवाइड बाय 5 माइनस 1, तो 20 माइनस 4 क्या आया? 16 डिवाइड बाय 4। देखो ये सबका सिंपलेस्ट फॉर्म 4:1 है, सबका सिंपलेस्ट फॉर्म 4:1 है। कुछ गया क्या दिमाग में? तो अब बताओ, इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, पढ़ रहे हो क्या सब लोग? इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, देन हाँ बोलो क्या रहेगा? आप बताओ मुझे। ए बाई बी मस्ट बी इक्वल टू सी बाई डी, मस्ट बी इक्वल टू ए माइनस सी डिवाइडेड बाय बी माइनस डी। डू यू एग्री? इज इक्वल टू सी माइनस ए डिवाइडेड बाय डी माइनस बी। सही है क्या? कुछ नहीं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई किया यार। अरे ए माइनस बी को, ए माइनस सी को -1 से मल्टीप्लाई किया तो सी माइनस ए आता है ना, एंड बी माइनस डी को -1 से मल्टीप्लाई किया तो डी माइनस बी आता है। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है, किसी को पता है क्या? इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है सबट्राहेंडो। क्या बोला जाता है? सबट्राहेंडो। समझता है आपको ये? एडेंडो एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज सबट्राहेंडो। तो कितने प्रॉपर्टी सीखे हम प्रोपोर्शन के? बोलो 7 प्रॉपर्टीज। मेरे ख्याल से इसमें से 5 प्रॉपर्टीज आपको थोड़ा बहुत पहले पता रहेंगे, बट कुछ वैल्यू एडिशन है कि नहीं? मैं इसलिए आपको डे नंबर 1 से बोल रहा हूं कि भाई सब कुछ बेसिक से सीखना बहुत जरूरी है। क्या होता है, हम लोग थोड़ा 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 करते हैं, एक पॉइंट पे छोड़ देते हैं, एंड जिस पॉइंट पे तुम छोड़ते हो ना उसके आगे का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। समझता है क्या? पेपर सेटर जो रहता है ना, वो दुनिया का एक्सपीरियंस रहता है, उसको सब मालूम रहता है, स्टूडेंट की नस नस मालूम रहती है उसको। समझता है क्या? कहां तक स्टूडेंट पढ़ता है, कहां पे छोड़ देता है, सब मालूम रहता है। समझता है क्या? आर यू गेटिंग दिस? एंड ऊपर से ना बच्चों, मेरे जैसे कमीने लोग पेपर सेट करते हैं। आपको मेरा चेहरा देख के लगता होगा कि नहीं कमीना आदमी है करके?
ऐसा लगता होगा ना थोड़ा, हाँ कमीना ये है कि नहीं। मेरे जैसे भी लोग पेपर सेट करते हैं आजकल, समझ है कि नहीं आपको थोड़ा, राइट। ऑनलाइन वालों को तो फील पक्का ही आता रहेगा, साला ये तो साउथ इंडिया का विलन दिख रहा है, बराबर है कि नहीं। बचपन से मेरी मम्मी ने बोला मैं हीरो हूं, तुमने विलन कर दिया यार, है कि नहीं। एनीवे जो भी है कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो यहां तक समझे क्या बच्चों। तो ये 7 प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन में क्लैरिटी है क्या, बताओ। 7 प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन में क्लैरिटी है। एक बार सारे प्रॉपर्टीज के नाम बताओ, सीक्वेंस, उसी सीक्वेंस में बताओ जिसमें हम पढ़े। इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, बोलो एडेंडो, सबट्राहेंडो। दीज आर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। याद रहेगा, आपने सब लिख के लिया। एक काम करते हैं, मैं और एक एग्जांपल देता हूं, और ये सब 7 प्रॉपर्टीज एक ही जगह पे लिखेंगे कॉम्पैक्ट, चलेगा क्या? रिवीजन के लिए काम में आएगा नहीं? लिखेंगे? यस। ऐसे देखते हैं मेरे पास कुछ भाई, अच्छा लिखने को बहुत बोर होता है क्या? नहीं तो फिर अगर लिखने को बोर होता है तो देखो आपके जो प्रिंटेड नोट्स है इसमें आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। ये कहां मिलेगा देखना है आपको। ये एक काम करो, पेज नंबर 5 पे आ जाओ, जिसके पास नोट्स है पेज नंबर 5 पे। अच्छा जो लोग ऑनलाइन है 2 मिनट आप थोड़ा पेशेंस रखना मेरे भाई, नोट्स नहीं है तो। पेज नंबर 30 पे आ गए क्या आप लोग? वहां पे दिखा क्या, देखो इफ ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, पेज नंबर 5 पे 30th पॉइंट दिखा कि नहीं? अच्छा इसका आंसर कहां रहेगा? वो दूसरे वाले बुक में, समझा या नहीं? तो ये आप लिखोगे तो आपका फायदा होगा कि नहीं? बट इसके पहले अगर आप नोटबुक कंप्लीट करोगे तो फायदा होगा कि नहीं? पता नहीं क्या होगा। कुछ लोग बोलते रहेंगे भाई कुछ भी मत बोलते जा, इधर ऑलरेडी मरे हुए हम लोग, है कि नहीं? थक गए ना बहुत जिंदगी में, बहुत पढ़े यार 10th को 12th में, इतना सब कुछ हो गया ना, है या नहीं? क्या हुआ भाई उधर? हेलो, इधर इधर टीचर इधर है भाई, क्या हो गया? बुक। ओके चलो ध्यान दे रहे हो क्या सब लोग यहां पे? राइट डाउन। इफ P, Q, R, S are in proportion, can I say that is P by Q is equal to R by S? That is P by Q is equal to क्या रहेगा? R by S. Then ये हेडिंग है, समझा बच्चों? देन अब इसके नीचे मैं सीधा सीधा बैक टू बैक 1 2 3 4 5 6 7 प्रॉपर्टीज लिखूंगा। देन समझा क्या आपको? चलो बोलो। 1, Q by P must be equal to S by R. But whether P by Q is equal to Q by P ऐसे बोला है मैंने कहीं? नहीं। ये प्रॉपर्टी जो मैंने लिखा है इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। इनवर्टेंडो। इसका नाम क्या है? इनवर्टेंडो। अच्छा एक काम करो, इसके बाद डायरेक्ट मुझे एडेंडो बताओ। एडेंडो, हाँ बोलो। P by Q must be equal to R by S must be equal to P plus R डिवाइडेड बाय Q प्लस S। तो देखो ये एडेंडो एक पहला प्रॉपर्टी था, सबट्रेंडो दूसरा था, जहां पे जो भी नया रेशो आने वाला है दैट वाज इक्वल टू P by Q ओनली। यस और नो? इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है बोलो? एडेंडो। सही है। तीसरा, हाँ बोलो। P by Q must be equal to, बोलो, R by S must be equal to P minus R divided by Q minus S must be equal to R minus P divided by S minus Q। ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए लिखा, समझा क्या? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई हुआ। इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? सबट्राहेंडो। इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाएगा? सबट्राहेंडो। आई होप दिस इज क्लियर। 3 प्रॉपर्टीज हो गए। 4th बोलो, अल्टरनेंडो बताओ अभी, बोलो। P by R must be equal to Q by S। इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाएगा? अल्टरनेंडो। इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाएगा? अल्टरनेंडो। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट 5th बोलो। P plus Q divided by Q must be equal to R plus S divided by S। क्या रहेगा ये? इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग? कंपोनेंडो। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कंपोनेंडो। याद रहेगा ये? कंपोनेंडो। हाँ चलो नेक्स्ट 6th बोलो। P माइनस Q डिवाइडेड बाय Q मस्ट बी इक्वल टू R माइनस S डिवाइडेड बाय S। इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? डिविडेंडो। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है डिविडेंडो। सही है क्या? एंड 7th बोलो। P प्लस Q डिवाइडेड बाय
P माइनस क्यू मस्ट बी इक्वल टू R प्लस एस डिवाइडेड बाय R माइनस एस. इसको क्या बोला जाता है? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. याद रहेगा क्या बच्चों? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. तो ये ऑल 7 प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन हमने एक जगह पे लिख दे. ऑल 7 प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन वी हैव रिटन एट वन प्लेस. कुछ गया के दिमाग में? बताओ. यही ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया था, यही एक जगह पे वापस बिना कुछ प्रूफ के लिख के दे दिया. तो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर तो यही है. बट बाई चांस कभी आपको थोड़ा क्यूरियोसिटी आ रही है, आया कैसे, एग्जैक्टली क्या लॉजिक है, तो आप उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन भी है उसका. समझा आपको ये? सो दीज आर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन. क्लैरिटी है बच्चों सबको? पक्का? ओके. अभी मैं कुछ और एक 5 मिनट कंटिन्यू करूं ना? कोई प्रॉब्लम नहीं ना बच्चों? यस. थैंक यू बच्चों, तुम लोग बहुत अच्छे हो. आप भी बोलो मुझे अच्छे हो सर, आप भी अच्छे हो करके. तो मैं इतना बोला आपको अच्छे हो, तो यार रिटर्न में बोलने का ना कुछ तो. हाँ यस, वो बोला करो भाई, है कि नहीं? चलो करें कंटिन्यू. ओके. इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, मतलब एबीसीडी प्रोपोर्शन में है. एक मिनट ध्यान दोगे क्या बच्चों? एज पर एडेंडो ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू क्या होता है बोलो? ए प्लस सी. ए प्लस सी है ए प्लस बी? ए प्लस सी डिवाइडेड बाय बी प्लस डी. सही है? सही है. एंड एज पर सबट्रेंडो क्या होता है बताओ? ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी. अरे लेफ्ट हैंड साइड तो वही है ना. इज इक्वल टू क्या होता है बोलो? ए माइनस सी डिवाइडेड बाय बी माइनस डी. तो ये दोनों भी तो सेम रहेगा ही ना, क्योंकि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड ए बाई बी था. दोनों का लेफ्ट हैंड साइड ए बाई बी था. समझ में आ रहा है क्या आपको ये? अरे दोनों वाज एवरीथिंग वाज इक्वल टू ए बाई बी ओनली ना. देखो ए प्लस सी डिवाइड बाय बी बाई डी वाज इक्वल टू ए बाई बी. ए माइनस सी डिवाइड बाय बी माइनस डी डिवाइड बाय बी माइनस डी वाज इक्वल टू ए बाई बी. तो समझ में आ रहा है क्या आपको? ऐसा कोई स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी का नाम नहीं है इसको, बट तुम चाहो तो इसको क्या बोल सकते हो? एडेंडो एंड सबट्रेंडो. ये दोनों मिक्स करके एक प्रॉपर्टी बना दिया मैंने, एडेंडो एंड सबट्रेंडो. बट ऐसे अगर आपको कोई बोलेगा कि हाउ मेनी रूल्स आर देयर, तो कहीं पे भी आपको बुक में स्टैंडर्ड 7 ही मिलेंगे. समझा क्या? बट ये भी एक रूल है ही ना, कुछ ज्यादा के दिमाग में. अल्टीमेटली दोनों एवरीथिंग वॉज इक्वल टू ए बाई बी ओनली. एवरीथिंग वॉज इक्वल टू ए बाई बी ओनली. इज दैट क्लियर? समझा क्या आपको ये एडेंडो एंड सबट्रेंडो? एकदम क्लैरिटी से समझा क्या? पक्का? यस. कर दो ये पे चेंज. ये लिखा क्या आपने? चलो मैं आज एक एग्जांपल लेता हूं. कुछ लोगों को आया तो बहुत ठीक, अच्छा है. नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, कल तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे. एंड कल ये प्रोपोर्शन कंप्लीट करके हम लोग लॉगरिथम्स में एंटर होने वाले. कहां पे? लॉगरिथम्स में. एंड ऑब्वियसली फिर लॉगरिथम से तो सब लोग वापस एट पार आ ही गए ना. करेक्ट. तो किसी ने इसके पहले का छोड़ दिया है तो वो लेक्चर करो. इनफैक्ट जो लोग 5 जून से कर रहे हो सकता है कि उसमें से भी एक दिन कोई एब्सेंट था, कोई एक दिन छोड़ दिया था, तो कंप्लीट किया करो अपना बैकलॉग. आपको एसपीसी प्राइम का भी एक्सेस रहता है ना, उस पर भी सारे लेक्चर्स रहते हैं, है या नहीं? कंप्लीट किया करो सारे लेक्चर्स. समझता है क्या बच्चों? राइट. लेक्चर में कोई बैकलॉग नहीं चाहिए. चलो फिर करें कंटिन्यू बच्चों हम लोग. ओके, एक क्वेश्चन देता हूं, हम सब लोग सॉल्व करेंगे. आज का लेक्चर खत्म. फिर if a by 7 is equal to b by 8 is equal to c by 13, find the value of 10a plus 16b minus 3c divided by 2b. इसका वैल्यू फाइंड करना है. ओके चलो, आप सॉल्व करने वाले हो? मैं करूं? मैं करूं? क्या बात कर रहे हो? मुझे करना है ये सॉल्व? ओके चलो. तो मैं आपको 2 तरीके से बताता हूं क्वेश्चन. चलेगा क्या? 2 तरीके से, जो अच्छा लगे वो आप एग्जाम में या बाद में कर लेना. चलेगा क्या? मैं आपको 2 तरीके से इसका सॉल्यूशन बताऊंगा. जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं वो भी एक बार क्वेश्चन लिख के दो. इफ a बाय 7 इज इक्वल टू क्या है बोलो? b बाय 8 इज इक्वल टू c बाय 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. आप तो बोले थे ना यार पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ है करके. मुझे तो लगा कि धाड़ 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 क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप. नहीं, अच्छा सिर्फ क्लास में ऐसा बैठे थे बस. हाँ, ये नहीं हुआ था. क्या बात करते, समझता है गुई 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 करते. तुम में से कुछ लोग तो ऐसा है कि जिनको क्या बात करे वो भी नहीं समझता.
है कि नहीं? उनको पूरा कंफ्यूजन ही है। तुमने वो ऐसा मच्छर देखा है कि मच्छर जो सिर्फ गी 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 करता है, काटता भी नहीं और जाता भी नहीं, देखा है क्या ऐसे? कुछ लोग तुम में से ऐसे कुछ बोलते भी नहीं एंड चुप भी नहीं बैठते, गी 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 करते रहते। आता है या नहीं आता है ऐसा देखते हैं। मतलब वो आएगा, आता है ये भी नहीं बताएगा, नहीं आता है ये भी नहीं बताएगा। हाँ चलो ध्यान दो, यहां पे दो तरीके से मैं इसका आंसर बताता हूं, जो आपको अच्छा लगे वो कंटिन्यू करें। ओके बच्चों, चलो मुझे बताओ क्या दिया है क्वेश्चन में। a बाय 7 इज इक्वल टू b बाय 8 इज इक्वल टू c बाय 13, ऐसा दिया हुआ है? दिया हुआ है कि नहीं? अच्छा मुझे बताओ, ये a बाय 7 जो है इसको मैं 10a बाय 70 लिखा तो आपको प्रॉब्लम है क्या कुछ? नहीं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई किया? 10 से। सही है क्या? अच्छा ये जो b बाय 8 है इसको मैं 16b डिवाइड बाय 16 8 जा कितना आता है? 128। ऐसे लिखा तो चलता है क्या? 16 8 128 सही है ना? नहीं समझा आपको? अरे 16b बाय 128 मतलब क्या? b बाय 8 ही हुआ ना? इसको मैं 3c बाय 39 ऐसे लिखा तो चलता है क्या? बताओ चलता है क्या? पक्का? अच्छा अब बताओ मुझे, 10a डिवाइडेड बाय 70 वॉज इक्वल टू, हाँ बोलो, 16b डिवाइड बाय 128। ये ऊपर आया है कि नहीं? एक काम करो, इस पे एडेंडो अप्लाई करो, इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? 10a प्लस 16b डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो, 128 पर 70 198। नहीं समझा आपको? न्यूमरेटर न्यूमरेटर ऐड किया, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ऐड किया, कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया? एडेंडो। अच्छा एक काम करो, 10a बाय 70 वॉज इक्वल टू 3c बाय 19 था कि नहीं? तो मैं इसी लाइन में इज इक्वल टू 3c बाय 19 लिखता हूं। कोई प्रॉब्लम है आपको? अरे वो इधर लेफ्ट हैंड साइड में 10a बाय 70 है ही ना, समझा क्या? अच्छा बताओ, अभी ये सिर्फ इतना पोर्शन देखो अभी जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, एंड इस पे तुम सबट्रैहेंडो अप्लाई कर सकते हो क्या? कर सकते हो क्या? बोलो। इधर लेफ्ट हैंड साइड वापस मैं 10a बाय 70 वही लिखता हूं, चलेगा क्या? 16b बाय 128 लिख देता हूं, चलेगा क्या? इज इक्वल टू, हाँ बोलो, 10a प्लस 16b माइनस 3c डिवाइडेड बाय 198 माइनस 39। 198 माइनस 39 कितना आता है? 159। ये अभी जो मैंने लिखा ये प्रूव किया है कि नहीं बच्चों? बताओ आप मुझे, ये प्रूव हुआ कि नहीं बताओ? अब एक काम करो, दिस इज इक्वल टू दिस, ये है या नहीं है? ये सिर्फ मैं नीचे अलग से लिख लेता हूं, देयरफॉर, हाँ बोलो क्या था ये? जल्दी बताओ। 10a प्लस 16b माइनस 3c डिवाइडेड बाय 159 इज इक्वल टू, हाँ क्या था बोलो? 16b बाय 128। 16b बाय 128 था कि नहीं? इसको मैं b डिवाइडेड बाय 8 करता हूं वापस, चलेगा क्या? चलता है क्या? इसको मैं 2b डिवाइडेड बाय 16 करता हूं, चलेगा क्या? चलेगा क्या? अब सिर्फ दिस इज इक्वल टू दिस, इतना देखना, देख रहे हो क्या आप? एंड अब बताओ मुझे, 10a प्लस 16b माइनस 3c डिवाइडेड बाय 2b डिवाइडेड बाय बोलो 2b इज इक्वल टू 159 बाय 16। ये आंसर है कि नहीं बताओ? तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो अपना क्वेश्चन है या नहीं? हाँ कर सकते, ये एक तरीका बताया ना मैंने। अभी तक मैंने कुछ ये थोड़ी बोला कि दिस इज द ओनली वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। मैंने ये जो किया है वो करेक्ट है कि नहीं बताओ? और कैसे सॉल्व हो सकता है वो मैंने बताया नहीं अभी तक। मैंने बोला क्या यही एक ही तरीका है करके? ये एक तरीका बोला कि नहीं मैंने? अच्छा ये समझा क्या बताओ? ये कैसे सॉल्व किया हमने? प्रॉपर्टीज यूज करके। क्या करके? बट अब इसका दूसरा इजियर तरीका ये था, मुझे बताओ क्वेश्चन में क्या दिया था? a बाय 7 इज इक्वल टू b बाय 8 इज इक्वल टू c बाय 13। एक मान लेते कि हम इज इक्वल टू k है, समझो इज इक्वल टू क्या है? k। तो a इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? 7k। b इज इक्वल टू क्या है? 8k। c इज इक्वल टू क्या आएगा? 13k। डू यू एग्री? c इज इक्वल टू 13k है कि नहीं? अब मुझे एक काम करो, क्वेश्चन बताओ क्या था, जल्दी बताओ। 10a प्लस 16b माइनस 3c हुआ 128k माइनस 3c, c क्या है? 13k, तो इज इट 39k डिवाइड बाय 2b, b क्या है? 8k, तो ये आंसर क्या हुआ? 16k। तो करो न्यूमरेटर में 128 प्लस 70 माइनस 39 कितना था ये? 159
k डिवाइडेड बाय 16k, तो आंसर इज 159 बाय 60। के कैंसिल हुआ, समझा क्या? कुछ लोग बोलेगा नहीं सर आपने के तो क्यों लिया, a इज इक्वल टू 7 लो, b इज इक्वल टू 8 लो, c इज इक्वल टू 13 लो, ये तो डिनोमिनेटर में भी b था, वो के कैंसिल होने वाला था इसलिए। बट आप बताओ a बाय 7 रहा तो a बाय 7 इज इक्वल टू b बाय 8 रहा तो आई कांट राइट a इज इक्वल टू 7। समझता है क्या आपको? ये बाई चांस टैली होता रहेगा यहाँ पे, बट आपको a बाय 7 इज इक्वल टू b बाय 8 इज इक्वल टू c बाय 13 इज इक्वल टू k लिया मैंने, तो a इज 7k, b इज 8k, c इज 13k। यही सबसे अच्छा कंसेप्ट है। समझता है क्या आपको? ये कौन सा बेटर लगा, पहला वाला या सेकंड वाला? ऑब्वियसली सेकंड वाला, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड कभी भी बेटर है। बट आपको प्रॉपर्टी समझे क्या बताओ, प्रॉपर्टी समझे क्या बताओ बच्चों? कुछ दिमाग में जा रहा है? पक्का? यस, आप दोनों लिख के लो, बाद में क्या करना है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में तो अपन ऑब्वियसली इस टाइप का क्वेश्चन आया तो अपन जो राइट हैंड साइड में लिखा है वही यूज करेंगे। समझा क्या? बट एटलीस्ट तुम्हारे नोटबुक में दोनों रहने दो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। समझा बच्चों? यस। टेंशन आया क्या मैथ्स में? ये लास्ट क्वेश्चन से टेंशन आया रहेगा थोड़ा, है ना? नहीं, एग्जाम में अपन ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे ना फिर 3 + 5 इज हाउ मच, 1 मार्क, 8 - 1 इज हाउ मच, उसमें भी कंफ्यूजन करेंगे कुछ लोग। समझा सबको? ये इतना लिख के लो एंड आज का लेक्चर खत्म। जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे, मैं वापस बताऊंगा कि आप पूरा ध्यान दिया करो लेक्चर पे, पढ़ाई के रिलेटेड कमेंट्स किया करो। यस बच्चों, चलो फिर शैल वी स्टॉप हियर? अगर आपने ये लिख दिया है तो शैल वी स्टॉप हियर फॉर द डे? चलो बच्चों, फिर कल मिलते हैं सेम टाइम पे। शैल वी स्टॉप हियर? थोड़ा अच्छे से बोला करो कुछ तो। यस, चलो, थैंक यू बच्चों।